हेलो। हाँ भाई। हाँ सर जी, आवाज़ क्लियर जा रही है? हाँ भाई। हम्म। चलिए फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना? जी, क्लियर आवाज़ है ना सर? हाँ हाँ, आ रहा है भाई, आवाज़ आ रहा है सब। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ता हूँ भाई, ठीक ना? फर्स्ट पेज निकालिए आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी सर। थोड़ा सा हम लोग एटॉमिक। हाँ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर एमसीक्यूज लगा लेंगे। निकाल लिए ना? हाँ सर, एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीधे सीधे भाई आपको पता है कुछ भी इस दुनिया में बना हुआ है, लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, सब क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है? एटम जी। में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? तो न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? हम्म, हम्म, उसके बाद आपका जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक तरीके से गोल 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 स्पिन करते रहता है, ठीक है ना? जी सर। उसके बाद अब जैसे मास की बात करें, तीन यहाँ हम्म, पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, आपका प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 10⁻⁻27 नाइन के जी, ठीक है? 27 है। हाँ 27 या 29 ऐसे करके कुछ होता है, और इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 के जी, मतलब इन तीनों में आपका जो सबसे लाइट होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन है, ओके। यस सर। और वही कंपेयर कर दिया गया है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर किया जाए तो कितना आता है ये? 1/1840वां हिस्सा 27। आता है, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे वही सब लिखा हुआ है आपका, जो क्या जब? जैसे इस पूरे दुनिया में, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी जी। बात है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है? तो जी। चार्ज क्या है? तो सीधी सी बात है, एटम्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है? तो जी। बेसिकली दो तरीके का चार्ज हो गया आपका, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज प्रोटॉन के चलते आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के चलते आ रहा इलेक्ट्रॉन। है, ठीक है? इत्तेफाक ये है यहाँ पे कि आपका दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है ना? जो कि जी। आपका 1.602 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना? 19 कूलम। जी। तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, और वही सेम मैग्नीट्यूड का प्रोटॉन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? समझ गए जी। ना? जी उसके सर। बाद आगे पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है आपका अगेन 10⁻⁻27 के जी होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका न्यूटन। अगर डायमीटर देखें, अब देखिए यहाँ पे दो दो 10 टू। डायमीटर मेन है, ठीक है? नॉन टेक्निकल एग्जाम के बेसिस पे भी एक पूछेगा आपका कि नाभिक का यानी न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, ठीक है? और जी। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि एटम का एक तरीके से आपका डायमीटर कितना होता है, ठीक है ना? तो एटम का पूछेगा तो 10⁻⁻10 होता है, ठीक है ना? यानी 1 एंजेस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है ना? और वही अगर न्यूक्लियस का पूछेगा तो 10⁻⁻15 होगा, नहीं तो फिर इस बुक में दिया हुआ है आपका 10⁻⁻14 मीटर, 14। ठीक है? उसके बाद आपका ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आयोन्स क्या होता है? तो आपको पता है जो भी एटम है, एटम क्या होता है? ज़्यादातर न्यूट्रल स्टेट में होता है, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन रहता न्यूट्रॉन। है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन सॉरी। लेकिन हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक ना? जी जी। तो अगर मान लेते हैं किसी कारण से कोई भी एटम में ये जो बैलेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, इनमें अगर मान लेते हैं कमी आ गया या फिर कहिए इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना? तो उसके चलते क्या जी। होता है आपका? एटम्स के ऊपर चार्ज आता है जिसको बोलते हैं आयोन्स, ठीक है? तो अगर जी। मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया प्रोटॉन से, इसका मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? जी। ये नेगेटिव आयोन्स हो जाएगा, ठीक है? और वही अगर इसका प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, ऐसे प्रोटॉन तो आपका फिक्स होता है न्यूक्लियस में, इसका मतलब क्या? लेन देन जी। जो भी होगा इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन जी अगर सर। मान लेते हैं इसने खो दिया तो सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज बन पॉजिटिव आयन जाएगा, हो ठीक जाएगा है? जी। हाँ मतलब पॉजिटिव आयन्स हो जाएगा। और क्योंकि जितने भी आयोन्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से उसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है ना भाई, समझ रहे हैं? तो आयोन्स को हम लोग सीधे सीधे क्या क्या कह सकते हैं? वो चार्ज है एक तरीके से, ठीक है? और आपको जी। पता है चार्ज क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है? तो जी। जो नमक होता है, तो जी। जैसे एटमॉस्फेयर में क्या है? एटम में बॉन्डिंग बना होता है भाई, ठीक है? जिसको हम लोग NaCl बोल रहे हैं, सीधे सीधे सोडियम क्लोराइड, ठीक है? जिसको हम लोग खा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखें तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग बनता है NaCl के बीच में, वो आपका क्या होता है? आयोनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना? समझ गए? जी सर। यानी सोडियम एक तरीके से क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका क्लोरीन है वहाँ पे उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस नेगेटिव माइनस चार्ज। होने के साथ दोनों जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन वही जब हम लोग पानी में डालेंगे ना उसको, तो उनका बंधन क्या जी। होता है? टूट जाता है, ठीक है? टूट अब जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो सीधी सी बात है सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, क्लोरीन प्लस अलग हो, क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इसके कारण क्या हो गया? पानी के अंदर आपका पूरा पूरा चार्ज एक तरीके से फ्लोट कर रहा है, ठीक है? यानी तैर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना? तो जी। उसमें अगर आप
इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा ना तो उसमें क्या होगा, कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन वही अगर आपके पास मान लेते हैं प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर है, तो उसमें कोई आयोन्स नहीं था, तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं। तो कोई भी पानी या फिर कहीं कोई भी लिक्विड जिसके अंदर आयोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो हो गया। अब आगे है इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो सीधी सी बात है, अगर चार्ज के बहने के कारण जो भी, जैसे सिंपल पहले समझिए कि जैसे आग जो है, ठीक है, नेचर्स में, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल फिनोमेना है ना, उसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, समझ गए। वो एक तरीके से इस नेचर का एक तरीके से हिस्सा है। तो उसी तरीके से जब भी किसी वायर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फिर कहिए किसी भी मीडियम से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, करंट मिलेगा, ठीक है। तो करंट क्या है, कुछ नहीं है, नेचुरल फेनोमेना है जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, समझ गए ना। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बादल होता है, क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लाइटनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, तो वो क्या है, एक तरीके से बादल में आपका पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो आपका ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड क्या है, पूरा पूरा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है, दो काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का ये सिंक होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा ये अपने अंदर ले सकता है, या फिर कहिए किसी को इलेक्ट्रॉन ये बहुत सारा दे सकता है, ठीक है ना, समझ गया। जैसे समंदर से पानी ले रहे हैं तो उसका कोई लेवल में कोई अंतर नहीं होगा, लेयर तो कांस्टेंट रहता है ना पानी का, समंदर का, समझ गए बात को। या फिर 10 बाल्टी डाल भी दीजिएगा फिर भी उसका जो लेवल है पानी का वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ क्या होता है, आप 10 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं फिर भी अर्थ के ऊपर कोई नेट चार्ज में चेंजिंग नहीं आएगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा। आप 10 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकते हैं फिर भी इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे आयोन्स वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे ना, उसमें क्या था, एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा था, यानी आयोन्स बन जा रहा था, ठीक है। लेकिन और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव हो हाँ, जाएगा। लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं होता, समझ गए ना। Yes. तो जैसे क्लाउड है, तो क्लाउड में मान लेते हैं, क्योंकि क्लाउड मोशन करते रहता है, तो मोशन करने के कारण मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब क्या, पूरा पूरा बादल क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव ठीक है। चार्ज। और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पूरा पूरा क्या है, एक तरीके से आप कहिए नेगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अभी कब तक बना रहेगा, जब तक कि इसके बीच में जो एयर है वो पूरा पूरा आयोनाइज ना हो जाए, समझ गए बात को। तो जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, यानी क्लाउड जितना बड़ा एक तरीके से इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, इसका मतलब क्या, वो एयर को, क्योंकि जो भी डायलेक्ट्रिक होता है भाई वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ गए, वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो एयर है अर्थ और बादल के बीच में वो पूरा पूरा आयनाइज हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा पूरा लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो करंट कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बादल में जो भी चार्ज था वो क्या एक तरीके से पूरा पूरा डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में चला गया ना, ठीक है। तो यही करंट है। तो इसको आप कहीं पे भी जैसे वायर के अंदर करवा सकते हैं, क्योंकि वायर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें बस आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लगा करके उसको अपने डायरेक्शन में खींच लेना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहा दीजिएगा तो वही आपका करंट हो जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या है, जैसे आपको पता है चार्ज का यूनिट कुलाम होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एक दो इलेक्ट्रॉन जब बहेगा ना तार में, समझ रहे हैं, इमेजिन कीजिए आपके पास एक खोखला पाइप है, खोखला पाइप को आप समझिए वायर है, ठीक है। उसके अंदर आप छोटे छोटे कंचे डाल रहे हैं, ठीक है। कंचा मतलब जो उसके अंदर ईजिली ट्रैवल कर सके, ठीक है, इस एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है ना। कंचा को यहाँ पे आप एज अ इलेक्ट्रॉन समझिए। तो यहाँ पे एक कंचा को अगर आप इस पार से उस पार भेज रहे हैं ना, तो उसके चलते कभी भी आपको बहुत ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर किसको डिफाइन किया जाता है, समझ गया। क्वेश्चन पूछेगा ना 1 एम्पियर को आप डिफाइन कीजिए, क्या समझते हैं इससे। तो अभी कॉपी पेन है आपके पास? हाँ सर रेडी हूँ। हाँ, अभी लिखिएगा आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, ठीक है। तो आई के आगे कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, राइट, 1 लिख दीजिए आप। चार्ज के आगे भी कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। और टी के आगे भी कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो 1, अब करंट जहाँ लिखा आई है आपने, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो 1 एम्पियर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है, राइट। तो अब समझिए यहाँ पे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो टाइम तो आपको सीधे सीधे पता चला कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास कर जाए उससे हम लोग को क्या मिलेगा, 1 एम्पियर का करंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम्ब में कितना चार्ज आएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है भाई कि अगर 1 सेकंड में पाइप के इस पार से उस पार तक कितना कंचा 6.28 इंटू 10⁻18 कंचा अगर एक तरीके से पास कर जाएगा तो उसके चलते मेरे को कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर का करंट मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 1 कूलम्ब में कितना चार्ज एक तरीके से होता है, तो कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ये एमसीक्यूज बनेगा आपका। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको बताया था वोल्टेज का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आप सीधे से समझिए एक बॉक्स है भाई, ठीक है, और एक बॉक्स में
आपका छोटा छोटा कंचा रखा हुआ है लेकिन वो लोहे का कंचा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब सीधी सी बात है, उस बॉक्स से अगर आपको उस कंचे को निकालना है तो आपको हाथ से पकड़ के निकालना होगा, राइट। या तो फिर कहिए आपको एक मैग्नेट लाना होगा और उस मैग्नेट का इतना ताकत होना चाहिए कि वो कंचे को चिपका करके अपने अंदर खींच सके बाहर की तरफ, ठीक है, समझ गए। तो वहाँ पे आपने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा ना हम लोग को उसके ऑर्बिट से, ठीक है। और वो भी हम लोगों ने देखा था कि जो बाहरी ऑर्बिट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना ज़्यादा आसान होता है हम लोग के लिए, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है, समझ गए, है ना। कुछ याद आया? जैसे न्यूक्लियस से भाई, जो आपका जी जी, जो न्यूक्लियस, जो जितना करीब रहेगा सर हाँ वो उसके उतना पास उतना उसको ही पकड़े मतलब, रहेगा। हाँ पकड़े रहेगा, और जितना दूर रहेगा वो उतना ही लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है। जी तो जी सीधी सी सर। बात है, इलेक्ट्रॉन को खींचना है, खींचने का मतलब क्या है? या तो आप हाथ से खींच लीजिए या तो फिर कहिए आपको वहाँ पे अपोजिट चार्ज रखना होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, ताकि वो क्या कर सके, और अट्रैक्ट पॉजिटिव, कर लो। हाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक उसको क्या कर सके, खींच सके बाहर की तरफ, ठीक है। तो बैटरी आपका कुछ नहीं, यही काम करता है, ठीक है ना। जैसे आप बैटरी जोड़िएगा, इसका मतलब क्या, वो एक तरीके से ज़्यादा ताकत से वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका जंप करते 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 आपका फ्लो होने लगता है, ओके। तो जी। यही था आपका, ये जो बैटरी फोर्स लगाता है ना उसको बोलते हैं ईएम, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और और वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या फिर कहीं वोल्टेज क्या होता है, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी समझा हुआ है, ओके। yes, अब जी बोलता जी, है वीडियो में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो वही पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का यूनिट है, ठीक है ना भाई। तो इसको छोड़ देते हैं, अगला आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? सीधी सी बात है, आप सिंपल वे में समझिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है ना, समझ रहे हैं बात को, जी तो जी यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोपिक लेवल में इमेजिन कीजिए, सबसे पहले क्या होगा, आपने बैटरी जोड़ा, बैटरी जोड़ते ही क्या हो रहा है, वायर के अंदर एक एटम पे काम करते हैं हम लोग, एक एटम का जो वैलेंस बैंड है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने खींचा, ठीक है, खींच लिया, इसका मतलब क्या, वो एटम क्या बन गया, आयोन्स बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को, जी ठीक जी। है। तो समझिए, इस एटम से निकल करके सीधी सी बात है, जब ये दूसरे एटम से टकराएगा तो वो भी क्या होगा, आयोन्स ही बना हुआ होगा, समझ रहे बात को। यानी जैसे आप पोटेंशियल लगा दीजिएगा तो सारे जितने भी एटम्स है वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे आयोन्स बन जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए बात को। जी जी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयोन से टकरा टकरा के आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब क्योंकि एटम ने आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो आयोन्स कैसा बनेगा, पॉजिटिव आयोन्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए, समझ रहे बात को। जी। तो जब इस, लूज करेगा तो नेगेटिव उसमें से निकल, पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव आयन होगा। हाँ मतलब जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो पॉजिटिव आयन्स बन गया कि नहीं बन गया एटम, बताइए, हाँ बन समझ गया। रहे हैं, हाँ। जी, तो अब इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को समझा। उन सारे पॉजिटिव एटम्स को एक तरीके से खिलाफ जा करके पार करते हुए जाना है ना, समझ रहे बात को। तो आप समझ जी सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे कि एटम, ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में परेशानी होगा कि नहीं होगा, बोलिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो उसमें रुकावट पैदा कर रहा है वो कौन है। जैसे ऐसे समझिए भाई कि एटम को आप यहाँ पे पेरेंट्स मानिए, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म, तो हम्म, पेरेंट्स से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पेरेंट्स कौन कैसा बन गया, वो पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया, पॉजिटिव ठीक आयन है। बन गया। अब उस कॉपर के वायर में तो ऐसे बिलियंस ट्रिलियंस एटम है ना, समझ रहे बात को। और जैसे ही आपने Yes, पोटेंशियल एक तरीके से लगा दिया, यानी बैटरी जोड़ दिया है, तो हम्म, इस तरीके का जो सिचुएशन है वो जितने भी बिलियंस ट्रिलियंस एटम उन सब के साथ हुआ होगा, यानी जितने भी एटम्स थे वो क्या हो गया, एक तरीके से आयोन्स बन गए उसमें, ठीक है। और कैसा आयोन्स बन गया, जी, पॉजिटिव आयोन्स बन गया, ठीक है। पॉजिटिव आयन बन तो गया। इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, इस पॉजिटिव चार्ज के खिलाफ जाकर के बढ़ेगा ना, समझ रहे बात को। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको क्या होता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, आगे बढ़ने में इसको दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हाँ आपने हाँ। बैटरी बहुत स्ट्रांग लगा रखा है, इसलिए क्या करता है, खींच लेता है इसको, ठीक है, समझ गए ना। जी या फिर आप ऐसे जी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक एटम से, तो ये आयोन से क्या होता है, कोलाइड करते हुए, क्यों, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन को आपने रस्सी से बांध रखा है, और रस्सी से बांधने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, बैटरी कर रहा है, ठीक है। और वो बैटरी क्या बस कर रहा है, रस्सी से बांध के उसको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। खींच रहा तो है। किसी भी चीज़ को खींचेगा और ये बीच में अगर मान लेते टकराते हुए आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे हीट पैदा होगा, ठीक है ना। जैसे हाँ आप सिंपल समझिए, आपके पास एक लोहे का बॉल है, उसको आप रस्सी से बांध लीजिए, ठीक है, और उस रस्सी को क्या कीजिए, कार के पीछे बांध दीजिए, ठीक है। अब कार को चलाइए, सीधी सी बात है, उसमें फ्रिक्शन के कारण पूरा बॉल गर्म हो जाए कि नहीं गर्म हो जाएगा, बोलिए, समझ रहे और देखो। एनर्जी लॉस भी होगी हाँ चार्ज। एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, तो यही है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं भाई, आपका ये क्या है, यहाँ पे लिखा हो ना, द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से आगे बढ़ने से ये रोकता है, रेजिस्ट करता है, ओके। जी अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो रो क्या होता है, सीधे सीधे मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फ्यूज़ वायर का, तो फ्यूज़ वायर का एक खासियत पूछेगा आपसे
कि फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा लो होगा, राइट, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हल्का सा भी जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस इतना हो जाए कि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, समझ गए। जी लेकिन आपको पता है ये जो हीट पैदा होगा जिसके कारण ये वायर एक तरीके से मेल्ट हो जाएगा, वो रेटेड करंट से एबव करंट आते ही, तो ये हीट कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप कॉपी पे लिखे आर इक्वल टू रो एल बाई एरिया, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे लेंथ तो बहुत ही स्मॉल है, 1 सेंटीमीटर या फिर कहीं 1.5 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा तो आप डालते नहीं फ्यूज में, राइट। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी बहुत ही एक तरीके से स्मॉल है, ठीक है। तो इसका आप देख रहे हैं सीधे सीधे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, इसके रो के ऊपर सर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी पे कर रहा यानी रजिस्टिविटी, यानी हम लोग फ्यूज वायर में ऐसा कंडक्टर यूज़ करेंगे जिसका रजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो, ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस उसको हाई मिल सके उस छोटे से लेंथ के लिए और उस पतले से एरिया होने के बावजूद भी, ठीक है। इसीलिए जब इसमें कोई एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज वायर का क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी हमेशा हाई होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इस रजिस्टिव ये रो का ये फॉर्मूला क्या होगा, एफ का यूनिट क्या होता है इसको देखते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बताइए उधर, आर ए बाई एल। हाँ, तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे एरिया का हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, लेंथ का आपका मीटर हो जाएगा और आर का आपका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ओम होता है। तो एक एम से एक एम कट जाएगा, राइट, तो यहाँ पे हम्म, आप सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। yes, नेक्स्ट है भाई हम लोग का लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो तो हम लोग देख लिया, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब आता है कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब सीधे सीधे फिर कंडक्टिविटी मतलब क्या, देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज़ होता है, जैसे रेजिस्टेंस में दो टर्म यूज़ हो, रेजिस्टेंस और एक रजिस्टिविटी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी, ठीक है, समझ गए ना। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, जैसे रेजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है तो ये कंडक्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बहने से उसको अलाउ करता है, ठीक है, समझ गए ना। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं जी बराबर 1/r, और 1/r करिएगा तो एरिया ऊपर चला जाएगा, रो एल नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ से आपका ये कंडक्टिविटी का एक तरीके से कहिए यूनिट निकल जाए। कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, जैसे देखिए एक ऐसे लिखिए भाई, कॉपी लाइए आप, लिखे हैं सर, कॉपी लिए हैं सर। हाँ आप लिखिए, लिख रहे जैसे लिखिए आर बराबर हैं। यस रो एल बाई एरिया, ठीक है, ये है ना। जी। तो अब इसको मेरे को कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1/r लिखूंगा ना, जी बराबर लिखिए पहले हाँ 1/r, ठीक है, समझ गए। जी। और फिर बराबर लिखिए, आपका क्या हो जाएगा, आर को रेसिप्रोकल कीजिए तो एरिया ऊपर चला ए जाएगा बाई और रो, रो ए एल, बाई रो एल। हाँ ए बाई रो एल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है ना भाई, ये रो जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन करके, ए बाय एरिया लिखिए, ए बाय एरिया इंटू 1/रो लिख सकते हैं ना, समझ रहे बात को। ए बाय एरिया वैसे को वैसे ही छोड़ दीजिए, और ये जो रजिस्टिविटी है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/रो लिख सकते हैं ना, समझ रहे, क्योंकि आगे में 1 छुपा हुआ है। यस सर। हाँ, अब ये 1/रो जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए, कंडक्टिविटी यही ना हो जाएगा, समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में भी। तो सिग्मा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। हाँ हाँ, तो 1/, मतलब ये 1/रो जो है ना, इसकी जगह हम लोग सिग्मा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया, जी बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। एल। अब यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जी इंटू एल, ठीक है, जी इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, समझ गया ना। तो जी क्या है, एक तरीके से ओम का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसको ओम को उल्टा बना देंगे सिंबल, ठीक है ना, यानी जिसको महो बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो महो मीटर और नीचे में डबल मीटर तो कट जाएगा, यानी महो पर मीटर हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट के ऊपर। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है भाई, आपको पता है जो मेटल होता है, ठीक है। तो मेटल जो है, आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सीधी सी बात है, जैसे लोहा है आपके पास, लोहा को गर्म कीजिए तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। जी। तो एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि उसके कुछ ना कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चेंजिंग हुआ है, तभी तो एक तरीके से फैल गया। या फिर कहिए लोहा पहले क्या था, आप मान लें इसको मोड़ना चाहते हैं अपने हाथ से, आपके पास एक लोहे का रड 10 mm का, ठीक है, उसको आप मोड़ना चाहते हैं लेकिन मोड़ नहीं पाएगा आपसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करके जब मोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है बहुत ही ईजिली मुड़ जा रहा है, समझ रहे हैं बात को क्या बोल रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या, गर्म करते ही उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ, तभी तो एक तरीके से इजीली इतना सॉफ्ट हो गया वो, राइट। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपका बॉन्डिंग होता है ना एटम्स के बीच में, वो क्या होता है, लूज होने लगता है, मतलब एटम जो है एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, क्लियर, ठीक है, जिसके कारण उनका बॉन्डिंग वीक होता है। बॉन्डिंग वीक होते ही वो क्या होता है, मटेरियल सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम लोग को पता है 3 स्टेट है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में आपका वो हार्डनेस क्यों आता है, क्योंकि एटम बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। लिक्विड में आपका वो एक तरीके से अनशेप्ड, कोई भी शेप नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि इसमें एटम क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। और वही गैस तो उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। और यस। इसी के कारण जब भी आप किसी चीज़ को गर्म कीजिएगा ना, ठीक है, गर्म कीजिएगा या फिर ठंडा कीजिएगा, तो क्योंकि टेम्परेचर डिफाइन करता है उनके एटॉमिक बॉन्डिंग को, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, वो हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे पानी को आप ज़्यादा फ्रीज कर दीजिएगा टेम्परेचर डाउन करके, तो क्या होता है, सॉलिड बन जा रहा है, राइट। फिर से उसको यस। गर्म कीजिएगा तो उसका बॉन्डिंग दूर हो जा रहा है, तो लिक्विड बन जा रहा है, और ज़्यादा गर्म की तो वो भाप बन जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे भाई मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जस्ट हम लोगों ने रेजिस्टेंस को समझा है। रेजिस्टेंस सीधे सीधे मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को बहने में जो दिक्कत आ रहा है, ठीक है, फिर कहीं जो रुकावट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा, आपका जो बॉन्डिंग था कॉपर वायर के अंदर, उन एटम में क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, राइट। यस। और डिस्टेंस आते ही क्या होगा, अब यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा एक तरीके से फ्री हो चुके हैं, तो वो जब ट्रैवल करेंगे ना, तो उनमें क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन का चांसेस होगा यहाँ पे, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, तो वही है भाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो इसमें 3 पैरामीटर आएगा, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो कि हर एक मेटल का होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो कि सेमीकंडक्टर में होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट से जाता है, ठीक है, यानी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और एक होता है जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ाइए या फिर घटाइए, उससे कोई इसको लेना देना नहीं है, ओके। यस। तो अब हम लोग आते हैं जैसे थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या है आपका, दो तरीके ये का जीरो होता है, टेम्परेचर वाला ये है। दोनों होता है भाई, तीन तीन तरीके का होता है थर्मिस्टर, ठीक है, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ओके। और थर्मिस्टर क्या होता है, कुछ नहीं, ये आपका दो डिफरेंट मेटल को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन, जैसे सीबैक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कभी, ठीक है, पढ़ा है, नाम सुना है ना, सीबैक इफेक्ट। उसमें क्या हाँ हाँ होता है सर, भाई, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सिंपल समझिए, जैसे मान लिया आपका 2 पेन है, पेन आपके पास है, एक और पेन, पेन है भाई आपके पास, 2 पेन है हाँ अभी। दोनों, हाँ हाँ सर, दो हाँ पेन दोनों समझिए, लिया हूँ। जैसे मान लेते हैं एक पेन जो है आपका आयरन का है, ठीक है, और दूसरा पेन जी। मान लेते हैं आपका सिल्वर का है, ठीक है, यानी दो डिफरेंट जी। मेटल है यहाँ पे। सीधी सी जी। बात है, दोनों डिफरेंट मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे वो गल गल जाए, समझ रहे बात को। तो मान लेते जी। हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये लोहा जो है गर्म हो जा मतलब मेल्ट हो जाता है, और जो चांदी है वो मान लेते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म मतलब मेल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, राइट, अलग ठीक अलग। है। अब मुझे बताइए, अभी आपने जस्ट देखा कि हम लोग मेटल को जब गर्म करते हैं तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, समझ गए। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाइब्रेशन आने लगता है, ठीक है, समझ रहे बात को, कंपन करने लगता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, यानी उसका बॉन्डिंग जी। वीक होने लगता है। और कंपन होने के कारण आप कह सकते हैं वो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कुछ नहीं भाई, वो हीट के फॉर्म में एक एनर्जी है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। जी। तो ज़्यादा आप जी। गर्म कर दीजिएगा तो ऐसा भी होता है कि जो वैलेंस बैंड में एटम है मेटल का, वो क्या हो, निकल जाए, ठीक है, मतलब बिना कोई वोल्टे वोल्टे दिए भी अगर उसको गर्म कीजिएगा ना, तो उस समय भी क्योंकि वाइब्रेशन आ रहा है गर्म करने से, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो सकता है, ठीक है, समझ रहे ना। जी। तो अब समझिए कि एक आपके पास चांदी का है मेटल और दूसरा आपके पास लोहे का मेटल है, ठीक है। अब दोनों जी। को मैं क्या कर रहा हूँ, 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहा हूँ, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो सीधी सी जी। बात है, अब मुझे बताइए 200 डिग्री सेल्सियस पे लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, चांदी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बताइए। ज्यादा गर्म तो सर चांदी हो चांदी जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कम था, ठीक है, समझ रहे बात को। और लोहे में जी। क्या होगा, आपको ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा। आप सिंपल समझिए, अगर चांदी को आपने गर्म किया है 200 डिग्री सेल्सियस से, और उस गर्मी के कारण मान लेते अगर 10 इलेक्ट्रॉन भी इधर पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, मान लेते एक साइड शिफ्ट हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है, इसका मतलब क्या, उस मटेरियल, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना भाई, इन दोनों का जो एक सिरा है ना, दोनों तरफ का एंड, उसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं हम लोग, ठीक है, थर्मिस्टर में, ठीक है, समझ रहे बात को जी। क्या बोल रहा हूँ सब, दोनों का जो एंड है उसको जोड़ दीजिए, और दोनों को फिर हम लोग गर्म करते हैं। दोनों को जब गर्म करेंगे, जैसा भी मैंने बताया 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो एक में क्या जी। होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा दूर तक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसके कारण वो क्या जी। होगा, अलग पोटेंशियल डिफरेंस पा जाता है। और दूसरा क्योंकि आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट था इस आयरन का, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, क्लियर हुआ। वोल्टेज कैसे पैदा होता है, क्योंकि जी। एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो गया, दूसरे में क्या इलेक्ट्रॉन वही का वही है, ठीक है, या फिर कहिए हल्का सा मूवमेंट हुआ, तो इसके कैसे बोला, सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस 1.4 में, ठीक है, आ गए ना। जी। हाँ, तो इसमें भाई वही है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो घटाइएगा, तो उस बेसिस पे टेम्परेचर मतलब वही पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और आपका जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। जी। उसके बाद
नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए सिंपल क्या है भाई, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज जितना बढ़ाइएगा उस रिस्पेक्ट में करंट भी आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूज़न आता है बच्चों में कि जैसे बचपन में आप लिखते होंगे, क्वेश्चन आता है ना कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी लिखेंगे या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लिखेंगे, राइट, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ। जी सर, लेकिन ये अभी, क्वेश्चन पूछता भी हाँ, है। लेकिन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे समझा है कि जब तक मैं वोल्टेज अप्लाई नहीं करूँगा तब तक मेरा वहाँ पे करंट पैदा नहीं होगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप डाइलेक्ट्रिक ले लीजिए, जैसे मान लेते आपका एक कागज़ है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस कागज़ को भी मैं कंडक्टर बना सकता हूँ, लेकिन तब तक ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा जब तक कि मैं पोटेंशियल यानी जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है वो इतना स्ट्रांग ना दे दूँ जितना कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन ना हो जाए, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ सर। यस सर। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज अगर आप बढ़ाएंगे उससे वैसे आपका क्या होता है, करंट आपका बढ़ता है मेटल के लिए खासकर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग हमेशा लिखेंगे क्या, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी वोल्टेज है तभी वहाँ पे आपका करंट है, समझ रहे बात को। जी सर। अगर आप लिखेंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि हाँ, वोल्टेज से करंट पैदा होता है ना कि करंट से वोल्टेज पैदा होता है, क्लियर, ठीक है हाँ, ना। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझे। समझ गया सर। हाँ, तो इसमें देखिए भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मतलब क्या, वोल्टेज में अगर आप 1% बढ़ा रहे हैं तो करंट भी आपका 1% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कब बढ़ेगा, इसके लिए कंडीशन लगा होता है कि टेम्परेचर आपका उस पर्टिकुलर कांच। कांस्टेंट हो, ठीक है। यस सर। उसके बाद और भी लिखिए, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने, रो एल बाई एरिया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अभी एक सीरीज सर्किट बनाइए, एक मान लेते हैं आपने वायर लिया है, कॉपर वायर, उसमें एक बैटरी जोड़ दीजिए, ठीक है, मोटा सा तार बनाइए कॉपी में, उसको बैटरी से जोड़ दीजिए, राइट। हम्म, तो इसमें देखिए सीधे सीधे भाई, ये जो आपने इस सर्किट को कहीं रखा होगा, कहीं ना कहीं रूम पे रखा होगा, राइट, या फिर कहीं लैब में रखा होगा आपने, समझ रहे बात को। तो आपको पता है कि अगर लैब का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो मेरा जो कॉपर का वायर है ना, इसका भी टेम्परेचर घटने बढ़ने लगेगा, समझ रहे बात को। जी सर इसका मतलब बिल्कुल। क्या कि आपको सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। जी। उसके बाद यहाँ पे और भी देख रहे हैं कि लेंथ को भी क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, और एरिया को भी क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, कांस्टेंट ठीक है। करना होगा। तो जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी मेटल को गर्म कीजिएगा तभी उसमें एक्सपेंशन आता है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो लेंथ में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और एरिया भी एक तरीके से आपका कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि वो सीधे सीधे लेंथ को भी एक तरीके से कांस्टेंट कर देता है और आपके एरिया को भी कांस्टेंट कर एरिया देता को है, भी ठीक है ना कर भाई। देंगे। क्योंकि आप देखिए अगर आप लिख रहे हैं स्टेटमेंट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस सिंबल को हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को हटाऊंगा, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता था आइडियल केस में v बराबर आई, समझ रहे बात को, v बराबर आई। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाइए तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, समझ रहे ना। ओके, यस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब सीधे सीधे यही होता है भाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं। और अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया किसी भी सर्किट का, तो आप वोल्टेज जिस रिस्पेक्ट में बढ़ाइएगा ना, उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। यस सर। अगर वही टेम्परेचर अगर आपका फ्लैक्चुएट करता है, फिर वेरिएबल होता है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, तो सीधी सी बात है ये आपका ओम्स लॉ यहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है। जिस रिस्पेक्ट में आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उस रिस्पेक्ट में करंट आपका कभी भी नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे वेरिएबल है, क्लियर। यस। तो यही आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपका यहाँ पे इतना सारा फॉर्मूला है भाई, पावर बाय वी आई, ठीक है, उसी को आप जैसे मतलब वही वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाला गया, यस ठीक है। सर। अब हम लोग आगे आते हैं, अब आपका है यहाँ पे एनर्जी को लेकर के, ठीक है ना। सिंपल वे में अगर आप समझें, हम लोग आज के डेट में भाई जितना भी नेचर का एनर्जी है, जैसे पानी गिर रहा है एक हाइट से, ठीक है, उसके बाद आपका सूरज का रोशनी हो गया, हवा बह रहा है, या फिर कहिए समंदर में आपका टाइड्स आ रहा है, लहर उठ रहा है, ठीक है, ये जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं आज की डेट में, कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत सारा एडवांटेज होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप खाना बना रहे हैं चूल्हे पे, ठीक है, तो सीधी सी बात है एक बार उसमें जब आग जलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना आप, राइट। और जब आग जला रहे हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या होगा, धुआं ये सब होगा, स्मोक ये सब होगा, जो कि आपके एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो जी। अगर आप यहाँ पे एक हीटर लगाएं या फिर कहिए एक ओवन लगाएं, इलेक्ट्रिक ओवन लगा दें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक टेम्परेचर को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई खाना 80 डिग्री सेल्सियस पे पकाना है, ठीक है, जैसे आप दूध को ये करते हैं ना, पॉस्चराइजेशन करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, ताकि वो लंबे समय तक टिका हुआ हो। तो 63 डिग्री सेल्सियस आप बताइए चूल्हा के
गैस पे कर सकते हैं क्या? लकड़ी जला के कभी भी 60 डिग्री टेम्परेचर कर सकते हैं वहाँ पे कांस्टेंट? नहीं नहीं सर, कर क्योंकि सकते हैं, इलेक्ट्रिक, पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन है, यानी कोई धुआं धक्कड़ नहीं होता है इसमें, और ये एक तरीके से क्या है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है किसी भी आउटपुट पे कंट्रोल करने का, ठीक है, समझ रहे ना? तो अभी जैसे हम लोग के पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना, तो सीधी सी बात में को बीच में कुछ ना कुछ डिवाइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका अभी बना हुआ जैसे बल्ब है, सिंपल सा बल्ब लेते हो तो बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। मोटर देखें तो मोटर क्या कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन होगा भाई, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज के डेट में बना रहे हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्ट कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग डिवाइस बना रहे हैं, जैसे बल्ब हो गया, आपका मोटर हो गया, ठीक है, आपका हीटर हो गया, ये सब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको फिर लाइट के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्लियर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है। यानी आपके दो डिवाइस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो जो नेचर्स के एनर्जी को क्या कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जो कि मेरा हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर बना हुआ है, फिर जनरेटर बोलते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बनाया है, उसको फिर से हम लोग क्या करें, अलग अलग डिवाइस बना के फिर से उसको क्या करें, अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। हाँ जैसा हो सकता है वैसा ही। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, आप पूरा का पूरा नेचर्स का एनर्जी क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, नापना भी तो आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापेंगे कैसे, तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका, पावर इनटू टाइम, ठीक है, होता है ना, एनर्जी इक्वल टू आपका सीधे सीधे पावर इनटू टाइम, ओके। अब पावर इक्वल टू आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। तो पावर की जगह वोल्टेज इनटू करंट लिख दिया, टाइम वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब समझिए, ये वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। वी का यूनिट वोल्ट, आई का यूनिट एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे सेकेंड, ठीक है। अब इसको भाई और भी जैसे यहाँ पे लिखा है ना किलो वाट, तो समझिए ये वोल्टेज इंटू करंट क्या है, पावर है ना, तो इसको हम लोग क्या ले वॉट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए, हाँ। और टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, फिर कहीं ऐसा यूनिट हुआ, क्योंकि पावर को ऐसा यूनिट में हम लोग वॉट मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वॉट सेकंड। लेकिन वही अगर आप बड़े पैमाने पे नापेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड के आवर में कन्वर्ट कर देंगे एक तरीके से, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको जैसे ये लिखा है ना 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे 1000 से गुना करना पड़े, तो मतलब वही, ये तो आप समझ जाइएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, राइट। अब हम लाते हैं लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर, ठीक है। तो लीनियर रेजिस्टेंस जो होता है, आप उसको बोलेंगे जो ओम्स लॉ को एक तरीके से फॉलो नहीं करता, ये ओबे करता है, ठीक है ना भाई। देखिए लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होता है, सिंपल में ऐसे आप डिवाइस से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि क्या ओम्स लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, बताइए। नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने मेन जड़ देखा कि आप टेम्परेचर को कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं डिफर रख होने सकते लगे हैं, ठीक है ना। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसे भी आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे किसी भी वायर में अगर आपका करंट फ्लो होता है ना, ठीक है, भले ही उसको 2 सेकंड के लिए फ्लो करवाइए या फिर 1 सेकंड के लिए फ्लो करवाइए, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी वायर में करंट जा रहा है, मतलब वायर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, और वहाँ पे आपको पता है जब वायर से करंट बहता है तो I2R लॉस होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 सेकंड के लिए भी अगर आप फ्लो करवाइए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गर्मी पैदा हुआ होगा, बताइए, हाँ। और गर्मी पैदा हुआ तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आप ऐसे समझिए भाई कि ये मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर आप रख नहीं सकते, ठीक है, समझ रहे ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के चलते आप प्रैक्टिकल लाइफ में ओम्स लॉ को कभी भी मतलब कह नहीं सकते कि एग्जिस्ट करता है ये, ओके। तो जितना भी हम लोग एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो भी आप बुक पढ़िएगा, पावर सिस्टम का बुक पढ़िएगा, ठीक है, फिर मशीन का जो बुक पढ़िएगा, वो क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन लेकर के चला जाता है। स्टेडी स्टेट मतलब क्या है कि वहाँ पे सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, ठीक है, समझ ना बात को। रेजिस्टेंस भी आपका जैसे आप डीसी सर्किट सॉल्व कीजिएगा तो आप ये देखते हैं ना, रेजिस्टेंस का आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ठीक है, समझ, यानी आप वहाँ पे स्टेडी स्टेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे जो भी फॉर्मूला आप लगाते हैं ना, पावर इक्वल टू वी आई हो गया, फिर कहिए वी इक्वल टू आई इंटू आर हो गया, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे जहाँ पे आपका सर्किट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, सर्किट आपका क्या एक तरीके से कांस्टेंट है, ओके। तो
लीनियर रेजिस्टेंस और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस सीधे सीधे, लीनियर मतलब क्या है, जो सीधे सीधे ओम्स लॉ को एक तरीके से क्या करे, फॉलो करे, यानी Follow उसका जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट। नॉन लीनियर का मतलब क्या कि वहाँ पे एक तरीके से वी आई जो वोल्ट, देखिए ओम्स लॉ का एक ग्राफ बनता है भाई, वोल्टेज वर्सेस करंट, क्योंकि आपने देखा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई है, ठीक है, समझ लो बात को। तो इसको जब आप हटाइएगा तो ये ओम्स लॉ क्या बना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी जिस रिस्पेक्ट में आप वोल्टेज बढ़ाइएगा उस रिस्पेक्ट में करंट बढ़ता चला जाए, यानी लीनियर ग्राफ बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ गए ना। तो ये ग्राफ को कौन फॉलो करेगा, लीनियर रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करेगा, नॉन लीनियर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आपका बहुत सारा डिवाइस हो गया, जैसे डायोड पूछेगा, डायोड क्या है, तो लीनियर है, फिर नॉन लीनियर है, ठीक है। आपका ट्रांसफार्मर है, क्या है, तो जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस होते हैं भाई, ठीक है, वो सारा का सारा कहिए नॉन लीनियर है, क्योंकि कहीं पे भी आपका करंट बह रहा है, सिंपल सा फंडा रखिए, कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है वहाँ पे आपका क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे एक तरीके से गर्मी पैदा होगा, ठीक है, और टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए मशीन को लेकर के, जैसे देखिए जब भी आप मशीन में टेस्ट पढ़िएगा तो दो टेस्ट होता है, एक तो आपका नो लोड टेस्ट और एक होता है आपका फुल लोड टेस्ट, ठीक है, या फिर कहिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, राइट, ठीक है ना। तो नो लोड टेस्ट में कभी भी हम लोग कॉपर लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई कि एक इमेजिन कीजिए मेरे पास एक 10,000 टन का वाइंडिंग है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 10,000 टन का सिंपल सा आपके पास सोलेनॉइड है, ठीक है। तो बताइए अगर मेरे को उस कंपनी ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने बता दिया कि 1 मीटर में इसका इतना रेजिस्टेंस है, तो आपने अगर मान लेते हैं 10,000 टन लगाने के लिए मान लेते हैं 20 मीटर तार लपेटा है उस पर, ठीक है, समझ रहे बात को, तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, 1 मीटर का आपको रेजिस्टेंस वैल्यू पता है तो 20 मीटर में कितना रेजिस्टेंस वो तो निकाल सकते हैं, राइट। हाँ, तो अब मान लेते हैं उस वायर का जो भी थिकनेस है तो उस हिसाब से उसमें करंट दौड़ा देंगे हम लोग, मान लेते हैं 2 एम्पियर ये सह सकता है एक तरीके से, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो आई स्क्वायर आर लॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पता बोलिए, समझ रहे बात, बिना उसमें कोई करंट दिए हुए, समझ रहे बात को। हाँ, लेकिन ऐसा अगर करेंगे, यानी ये जो टेस्टिंग किया आपने ये नो लोड टेस्टिंग हो गया, ठीक है, यानी बिना कोई करंट दिए हुए, बस आपको पहले से रेजिस्टेंस का वैल्यू पता था और आपको मैन्युफैक्चरर ने बता दिया, या फिर कहिए आपने जो वाइंडिंग बनाया है उसमें आपने मैक्सिमम करंट लिमिट रखा है 2 एम्पियर तक का, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसे पे कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हो, कभी भी आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे रीज़न होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे वही चीज़ है भाई कि यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस मेजर किया है ना, ठीक है, वो क्या है एक तरीके से वो नो लो मतलब का ये एट टेम्परेचर 0 डिग्री पे है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आपने नापा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको करंट दीजिएगा ना, तो करंट देते क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होने के चलते इसका खुद का फिर फर्दर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, करंट फ्लो होने के चलते, और उसके चलते फिर से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे एक तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो इसके चलते आप कभी भी एक्यूरेट कॉपर लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं नो लोड पे, ठीक है, समझ रहे बात को, भले ही आपको पहले से कितना भी पता हो, ठीक है ना, उसको हम लोग जब भी फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा क्या होता है, रेटेड करंट पे ही पता करेंगे, क्योंकि रेटेड करंट पे जो भी आपका हीट उसमें बढ़ रहा है ना करंट बहने से, उस बेसिस पे आपका कॉइल का पूरा पूरा रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया तब जाके एक्चुअल पता चलेगा कि इसमें कितना गर्मी पैदा हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, और उस गर्मी के चलते आपका कितना पावर लॉस हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो वही है भाई, इलेक्ट्रोलाइटेड वेयर इनॉर्मस गैस आर प्रोड्यूस ऑन आइदर इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोलाइट पे कभी भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि देखिए बैटरी है तो बैटरी के पास कभी जाइएगा ना, जैसे इन्वर्टर वाला बैटरी होता है उसमें क्या होता है, हमेशा गर्मी पैदा होता है, फिर कहीं वहाँ से देखिए स्मेल टाइप का आता है, मतलब क्या वहाँ से हमेशा एक्स्ट्रा गैस निकलते रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए अगर कहीं से भी गैस रिलीज हो रहा है फिर कहीं गर्मी पैदा हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट मतलब ओम्स लॉ कभी फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका वैक्यूम, देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा ना, तो पहले के देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल सा है भाई कि हम लोग वहाँ पे पूरा का पूरा किसके ऊपर फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बस यही अंतर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए सिखाया जाए हम लोग को, ठीक है, समझना। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक्स में जब घुसिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं उसी बेसिस पे आपका सबसे पहला डिवाइस बना था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब में कुछ नहीं था भाई, आप समझिए, आप दोनों हाथ को सामने रखिए, ठीक है, और दोनों के बीच में गैपिंग रखिए, ठीक है ना, समझ गए। तो एक आपका पॉजिटिव प्लेट, दूसरा मान लेते हैं नेगेटिव प्लेट, ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक मेटल को, यानी एक मान लेते हैं जो लेफ्ट वाला हैंड है आपका, उसमें मैं नीचे से आग
लगा रहा हूँ, ठीक है, आग लगाऊंगा तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा प्लेट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा पूरा गर्म हो जाएगा तो सीधी सी बात अभी बताया मैंने, किसी भी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या होता है, वाइब्रेशन आने लगता है, ठीक है, समझना। तो इसको जब गर्म करते थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता था, शूट आउट होता था। शूट आउट कहने का मतलब ये निकलता था बाहर, ठीक है ना, समझ रहे बात को। और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता था तो इधर जो आपका पॉजिटिव प्लेट है ना उसमें जाकर चिपक जाता था, ठीक है, समझ रहे बात को। यानी अभी आपने जिसको गर्म किया वो क्या है, आपका नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इधर आपका पकड़ना चाहिए ना कोई, समझ रहे बात को। यानी नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में सीधे से शूट आउट होता था, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब बताइए अगर मैं यहाँ पे बाएं हाथ को यानी लेफ्ट हैंड को जितना ज़्यादा गर्मी दूंगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा इधर से, समझ रहे बात को, और उसका क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर को अगर मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है निकलने का वो भी क्या होगा, घटता है बढ़ता है, ठीक है। तो यही सीधे सीधे वैक्यूम ट्यूब में होता है भाई, ठीक है, समझ गए बात को। तो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। अब क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में भाई अभी तो मैंने आपको सिंपल मैनुअल चीज़ बताई कि इसको गर्मी दीजिएगा यानी आग लगाइए, गर्म होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज से भी तो कर सकते हैं। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड में हाई वोल्टेज दे दूँ, ठीक है, एक मेरा पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दूंगा, दूसरा मैं नेगेटिव, सीधी सी बात है, इसके बीच में जो वैक्यूम बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा दे दिया मैंने तो सीधी सी बात है एक प्लेट से क्या करेगा, वोल्टेज पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हाँ। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सीधे सीधे फ्लो करवाते हैं, ठीक है। वोल्टेज को आप कंट्रोल कीजिए, घटाइएगा बढ़ाइएगा, उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जो खिंचाव होगा ना वो घटता है बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का वैक्यूम ट्यूब बना था। अब देखिए ये जो वैक्यूम ट्यूब होगा ये नॉन लीनियर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नॉन लीनियर में, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने आपको एक बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर एक तरीके से कहिए, टेम्परेचर को अगर देखें, सबसे पहला जो एग्जांपल दिया, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, ज़्यादा जो सबसे पहला हमने दिया था ना भाई कि यहाँ पे ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। तो जिस रिस्पेक्ट में आप वोल्टेज बढ़ाइएगा जरूरी नहीं है कि उस रिस्पेक्ट में आपका करंट भी बढ़े, ठीक है। हो सकता है करंट आपको ज़्यादा मिल जाए, फिर कहिए कम मिल जाए, क्लियर। क्योंकि ये खींचने वाला है ना यहाँ पे बात की, एक प्लेट से आप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दूसरे प्लेट में आप दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन लीनियर में हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको वैक्यूम ट्यूब वाला, क्लियर हो गया। हाँ। अगला है आर्क लैंप। तो आर्क लैंप भाई जब आप इल्यूमिनेशन पढ़िएगा तो उसमें आपका लैंप वाला आता है। तो आर्क लैंप कुछ नहीं, आप सीधे सीधे जैसे दो पेंसिल है, दो पेंसिल को लीजिए, दोनों पेंसिल को छील दीजिए, ठीक है। और उसका जो अंदर में ग्रेफाइट है ना, ठीक है, दोनों तरफ से छीलिएगा पेंसिल को, इस साइड से भी उस साइड से भी, और दूसरा जो पेंसिल है उसको भी इस साइड से भी उस साइड से भी, ठीक है। तो एक तरफ से पॉजिटिव जोड़ दीजिए, दूसरे पेंसिल में नेगेटिव जोड़ दीजिए, और इन दोनों के बीच में क्या कीजिए, स्पेस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और धीरे धीरे नज़दीक जब लाइएगा ना तो इनके बीच में वोल्टेज के हिसाब से जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब होगा ना, मतलब दोनों में गैपिंग ही होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा वहाँ पे चिंगारी लग जाएगा, ठीक है, आर्क बन जाएगा। जैसे सर्किट ब्रेकर में कैसे हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग सर्किट को ट्रिप करते हैं तो आप आग लगता है, देखे है ना, या फिर कभी वीडियो देखा होगा आपने, जब आइसोलेटर ओपन होता है तो वहाँ पे देखते हैं पूरा आग लगा हुआ रहता है, देखे है ना, हाँ? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ जी जी सर, हाँ। तो वही है, मतलब वो आर्क लगेगा ना तो पूरा पूरा क्या होता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। ग्लो करना मतलब क्या, वो हमारा एक लैंप बन चुका है, ठीक है ना, मतलब वो एक बल्ब है एक तरीके जो पहले के जनरेशन में यूज़ करते थे। प्रकाश देने का। हाँ, अगला बोलता है तो ये भी क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मतलब गर्मी पैदा हो रहा है, सीधी सी बात है, पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है नॉन लीनियर में आ जाएगा, ठीक है। मेटल विच गेट हीटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ, अभी बताया मैंने आपको वाइंडिंग का बताया था ना, मोटर में जो टेस्टिंग करते हैं, आपको पता है वायर के अंदर फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप करंट दे रहे हैं तो सीधी सी बात हो, गर्मी पैदा होगा, गर्मी पैदा होगा तो तुरंत आपका वायर का पूरा पूरा रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एप्लीकेशन लाइक मेटल रेक्टिफायर, ठीक है। अभी ऐसा भाई आपका पूरा पूरा आगे जब पढ़ेंगे ना मेटल रेक्टिफायर, जैसे रेक्टिफायर भी आपका अलग अलग होता है। जैसे अभी तो स्टैटिक रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जैसे आपका थायरिस्टर ये सब यूज़ करके। स्टैटिक मतलब क्या, कोई भी चीज़ उसमें मूविंग वाला पार्ट नहीं होता, लेकिन और भी है, जैसे आपका मर्क्यूरी टाइप रेक्टिफायर जो कि हम लोग इंडियन रेलवे सब में यूज़ करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो उस तरीके का जहाँ पे भी मेटल आ जाएगा ना भाई, समझ रहे बात को, रेक्टिफायर भी आपका ये वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होता है, ठीक है। नीचे में एनोड ऊपर में कैथोड, इस तरीके का, ठीक है। तो मेटल को आप सीधे सीधे गर्म कीजिए, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ पे आपका वो लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। क्रिस्टल डिटेक्टर हो गया। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सीबेक इफेक्ट का, ठीक है। तो सीबेक इफेक्ट में क्या देख रहे थे, दो डिफरेंट मेटल को एंड पे जोड़ दे रहा था, उसको जब गर्म कर रहे थे वहाँ पे पोटेंशियल बन जा रहा था, ठीक है, समझ रहे बात को। जितना ज़्यादा आप गर्म कीजिएगा आपको पता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर में क्या होगा आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और आयरन में क्या होगा, ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्रिस्टल डिटेक्टर भी होता है, देखिए कुछ कुछ ऐसा क्रिस्टल होता है जिसको गर्म करने पर ना वहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज बन जाता है, ठीक ना भाई, समझ गया। तो उस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका बोल रहा है इन विच ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज। तो ये तो आपको पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैरेलल सबको पता होगा, और इक्विवेलेंट निकालना सबको आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सुपर कंडक्टिविटी। देखिए सुपर कंडक्टिविटी कब पॉसिबल है भाई,
सबसे पहले एक जनरल साइंस का क्वेश्चन बनेगा, सुपर कंडक्टिविटी जो है पॉसिबल है या फिर हमारे लिए यूज़फुल है आज की डेट में? तो ये यूज़फुल मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं भाई, क्योंकि हम लोग जिस टेम्परेचर पर रहता है, देखिए मानव गतिविधियाँ किसके टेम्परेचर पे होता है, या तो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका जो भी 38 डिग्री या फिर 40 डिग्री तक ही बर्दाश्त करेगा ना गर्मी, उससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, समझ गया ना बात को। कोई भी आप लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो सुपर कंडक्टिविटी कहाँ पे पॉसिबल है हमेशा, ये आपके लो टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा आप माइनस में जाइएगा ना, क्योंकि आपको पता है माइनस में क्या होता है, जो थर्मल वाइब्रेशन है एटम्स के बीच में वो कम होने लगता है, क्लियर। तो थर्मल वाइब्रेशन कम होने लग गया, इसका मतलब क्या, उसका जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा क्या होता है, स्लो डाउन होते रहता है। ओके, तो यही है भाई, सुपर कंडक्टिविटी छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस आपको पता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बता, फिक्स रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर में क्या है आपका, वहाँ पे हमेशा वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। जैसे आप मान लेते हैं पेन है, पेन को वायर समझिए, कॉपर वायर, तो उसका लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, ठीक है, और टेम्परेचर का फिक्स है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, फिक्स हो जाएगा। ओके, टैप्ड रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात, टैपिंग का मतलब क्या, जैसे आपने देखा हो लैब ये सब में कॉलेज में जो रखा रहता है ना, उसमें आपका वो एक पूरा पूरा सोलेनॉइड टाइप का रहेगा, उसमें ऊपर देखिएगा आगे पीछे करने वाला होता है, सरकाने वाला, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेरिएबल रियोस्टेट बोलते हैं भाई, ठीक ना, समझ गए। तो उसमें मतलब टैपिंग मतलब वही है, तार जोड़ करके आप वहाँ से मतलब ले सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर कैसा टैपिंग करते हैं, ठीक है, कि मेरे को मान लेते हैं 100 टन का वाइंडिंग है, मेरे को 100 टन नहीं चाहिए, मेरे को 50 टन चाहिए, तो 50 टन से हम लोग कनेक्शन लेके बाहर निकाल लेते हैं, क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फोटो में समझ लिए 1.7 वाले फोटो में फिक्स रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसके बाद फिर आपका सेकंड था वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके बाद टैप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे पॉइंट निकाला गया है, ठीक है। उसका फिर आपका पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर सीधे सीधे भाई हम लोग वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपने मेजरमेंट कभी पढ़ा हो तो उसमें पोटेंशियोमीटर बताया था, ठीक है। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लंबा सा वायर लेते हैं, ठीक है, और वायर में क्या करते हैं, टैपिंग लगा होता है, ठीक है, जैसे जे के की बोलते हैं, ठीक है, उसको आगे पीछे कीजिएगा ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा, उस लॉन्ग वायर का चेंज होने लगता है, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस को हम मतलब उस की को तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक कि जो मेरा सोर्स का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे फिनोमेना होता है। ओके, तो ये सब छोड़ देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, तो ये तो भाई आपका वही है, इसको कोडिंग के बिना मतलब याद ही नहीं होगा आपका, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने एमसीक्यूज़ पे। तो यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है, अभी इजी हो जाएगा चैप्टर। सबसे पहला है द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू, तो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है, तो 1000 ओम मान लीजिए, ठीक है। अगला बोलता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग, ठीक है। वेग का मतलब क्या, आप किस रफ्तार से चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है, तो आपका वेलोसिटी ही डिफाइन करता है ना कि कितना ज़्यादा समय लगेगा आपको, कम समय लगेगा या फिर कहीं ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, एक तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को। ऐसे अगर मैं इसको और डेप्थ में समझाऊंगा तो आप कहिए इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करता है भाई, ठीक है ना, उसमें हम लोग बाद में आएंगे, इसको पहले इस चैप्टर को पहले करते हैं, उसका फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको बोलते हैं जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे आगे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा ना भाई, अगर मैं कहूँ ये बहुत ही एकदम स्लो स्पीड होता है, जैसे वो घेंगा देखा है ना आपने, जिसको स्नेल बोलते हैं, ठीक है, तो स्नेल देखते हैं कितना धीरे धीरे चलता है, ठीक है। कभी उसको आपने एक्वेरियम में देखा होगा, एक्वेरियम में देखिएगा ना, वो शीशा पे चिपका हुआ रहता है और धीरे धीरे एकदम चलेगा एकदम, ठीक है। तो उससे भी धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, मतलब कह सकते हैं 1 इंच कहने का मतलब क्या, आपका कितना हो जाए, 1 इंच में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, 2.54। तो उतना डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना होगा ना उसको, तो उसको कम से कम तो कितना भी तो कम से कम मानी 1 घंटा लग जाएगा, इतना स्लो चलता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इतना स्लो स्पीड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना स्लो है, तो हम लोग जैसे मेरा जो थर्मल पावर प्लांट है, फिर कहिए जो भी आपका, जैसे अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो बताइए महाराष्ट्र में, मान लेते महाराष्ट्र से कोई भी आपका यूपी की तरफ आ रहा है पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो बताइए वहाँ पे अगर चल रहा है तो सीधी यहाँ पे बल्ब बटन दबा रहे, वैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आ जा रहा है तो सर, सोचने वाली बात है ना कितना फास्ट कैसे हो जाता है ये, जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड ही इतना स्लो है। तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, आपको पता है वायर के अंदर क्या है, बिलियंस ट्रिलियंस क्या है एटम्स हैं, वो जो कि बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, इतने क्लोज है कि सोचिए सॉलिड का रूप लिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो आप ऐसे समझिए जैसे आपका साइकिल लगा हुआ है, जैसे आप कॉलेज में है, कॉलेज के टाइम में बाहर में देखते हैं साइकिल पूरा एक लाइन
लाइन से लगा होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक साइड के साइकिल को आप एक लात मारिएगा ना, तो देखिएगा उसका तुरंत जो है ना दूसरे साइड में इफेक्ट देखने को मिलेगा। नहीं, उस साइड मान लेते हैं 100 साइकिल का लाइन लगा होता है एक पैरेलल में, ठीक है, तो इधर एक लात मारिएगा ना तो तुरंत देखिएगा उधर आपका एक साइकिल गिर जाएगा उस साइड में, राइट। समझ रहे बात को। तो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही होता है, एक में अगर थोड़ा सा भी पुल होगा ना तो उसके जस्ट उस साइड में क्या होता है, गिर जाता है, उसका ठीक है। इफेक्ट बिल्कुल हाँ फिर लास्ट पे दिखेगा। हाँ, मतलब यही है भाई, ठीक है ना। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो हमेशा लाइट से वेरी बहुत ही स्मॉल। स्मॉल होता है, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला बोलता है 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ, तो 1 कमर्शियल मतलब क्या, देखिए अभी यूनिट की बात की थी तो हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल यूनिट किलोवाट में यूज़ करते हैं भाई, ठीक ना। तो 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। 1 यूनिट कहने का मतलब क्या, जो भी है 7 रुपये चल रहा है, फिर 8 रुपये चल रहा है, तो उस बेसिस पे, ठीक है। और ये भी आपका डिमांड के बेसिस, जैसे आपका कंज्यूमर दो तरीके का है, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, एक डोमेस्टिक हो गया, राइट। तो उस बेसिस पे आपका टैरिफ जब पड़ी है, तो टैरिफ में भी क्या है आपका अलग अलग टैरिफ है, जैसे इंडस्ट्रियल के लिए अलग हो जाता है टैरिफ और डोमेस्टिक के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है बता सकते हैं। डोमेस्टिक में क्या होता है भाई कि आपको जो फिक्स डिमांड होता है ना किलोवाट के हिसाब से, वो फिक्स नहीं, मतलब वो कहिए उससे नहीं लिया जाता है चार्ज, ठीक है, क्योंकि एक डोमेस्टिक के लिए कितना होता है, मैक्सिमम आपका 5 किलोवाट से ज़्यादा का डिमांड नहीं होता, ठीक है ना, समझ गए। जैसे आप घर में भी कभी कनेक्शन लेने जाइएगा तो 2 किलोवाट का आदमी लेगा, नहीं तो फिर 3 किलोवाट का लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है कभी भी, समझ गए ना। तो उसका जो फिक्स डिमांड है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, तो उस बेसिस पे नहीं चार्ज जाता। तो आगे जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे इस पर डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 1 कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूछ रहा है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, D फॉर डॉग हो जाएगा। अगला बोलता है एक हम लोग के पास बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ बकेट ऑफ वाटर टू सर्टेन टाइम में 4 किलोवाट, ठीक है। मतलब इस पानी को गर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को गर्म करने के लिए कितना एनर्जी दे रहे हैं आप, 4 किलोवाट का एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इफ़ द हीट लॉसेस आर 20% द इनपुट एनर्जी। देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ ही कर रहे हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो अभी सर्दी का टाइम, इमेजिन कीजिए आप पानी गर्म पानी से नहाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप पे हीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा हम लोग सिंपल सा एक मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ठीक है। मोटर में आप क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, राइट, ठीक है। लेकिन आउटपुट में आपको जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है वो कभी भी 100% नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। जैसे आपने 100% इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 90% मिलेगा, या फिर कहिए आपको 85% ही आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% एनर्जी कहाँ गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ। अब यहाँ पे लॉस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है एनर्जी को कभी भी ना कोई बना सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं, हाँ मतलब वो कहिए कि वो दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि I²R लॉस में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने इस मोटर को बनाया ही था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो मैकेनिकल एनर्जी मेरा यहाँ पे क्या है, मेन यहाँ पे नीड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम लोगों को बनाया, लेकिन यहाँ पे अगेन देख रहे हैं हीट एनर्जी में भी हमारा एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हीट एनर्जी हमारे लिए यहाँ पे क्या यूजलेस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा लॉसेस में एक तरीके से, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे वही है कि पानी को एक टेम्परेचर पे गर्म करना है जिसमें 4 किलोवाट एनर्जी यूज़ हुआ, ठीक है। लेकिन 20% एनर्जी क्या है मेरा, ये लॉस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इनपुट एनर्जी बताइए। तो सीधी सी बात है भाई, 4 किलोवाट अपने आप में 80% होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर 20% अपने आप में लॉस हो गया, तो यहाँ से सीधे से कर सकते 4 किलोवाट इक्वल टू 80%, तो 1 किलोवाट करके आओ वहाँ पे, मतलब वही 80% बाय 4 किलोवाट, तो 1% बाय इतना, तो 100% में कितना, तो 5 किलोवाट आ जाएगा, ओके। अगला बोलता है गैस में। अब सीधी सी बात है, गैस में देखिए भाई क्या होता है, जैसे आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बोतल है 1 लीटर वाला कोका कोला का, ठीक है ना, समझ गए। अब उसमें मान लेते हैं आपने नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है गैस में क्या होता है, कोई भी बंधन नहीं होता, कोई भी बंधन नहीं होता। इसका मतलब क्या, उसमें आप इमेजिन कीजिए जितने भी एटम्स होंगे वो क्या हो, फ्री स्टेट में आपस में क्या होता है, कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और उनका जो कॉलिजन का स्पीड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा वो कोलाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी कंटेनर, जैसे प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर में आप ज़्यादा गर्मी दे दीजिएगा ना, और उसमें पानी वानी नहीं रहेगा, तो क्या होता है, वो फट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो भी एटम्स था अंदर में, वो वहाँ से निकल नहीं पाया, और उनके बीच में हीट बढ़ाने से टेम्परेचर कॉलिजन इतना ज़्यादा हुआ कि वो प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है ना, समझ गए। तो वही है। अब सीधी सी बात है, गैस में आपका हमेशा कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपके एटम आपस में टकरा रहे हैं। टकराने से क्या हो सकता है, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से क्या हो सकता है, निकल सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10⁻³ kg है, मतलब ये बहुत ही लाइट है, ठीक है। तो एक हल्के चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत कम फोर्स इनफ होता है, समझ गए क्या बोला मैंने आपको, ठीक है।
तो हल्का सा भी उसमें मान लेते हैं टकरावट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो जाए। इसका मतलब क्या, उस गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, आयोन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन के चलते भी होगा, पॉजिटिव आयन्स के चलते भी नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, क्योंकि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सीधी सी बात है दूसरे किसी ना किसी ने उसको ले लिया होगा ना अपने अंदर, समझ रहे बात को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर 10 किलो ओम 0.5। देखिए रेटिंग क्या होता है भाई, रेटिंग सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ के स्ट्रेंथ को लेकर के, ठीक है। समझ रहे, जैसे एक किताब खरीदते हैं, ठीक है, किताब नहीं, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक लोहे का प्लेट है, ठीक है, और उस लोहे के प्लेट को आप यूज़ कर रहे हैं अपने बाइक को इस पार से उस पार ले जाने के लिए, पुल को पार करने का, फिर कोई छोटा सा नाली है उसको पार करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो उस प्लेट का एक लिमिटेड कैपेसिटी होगा ना कि इस पर आप 100 kg का ही बाइक चढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर 150 kg का ही लेके चला सकते हैं, ठीक है, समझना बात को। इसका मतलब क्या हुआ, उस प्लेट को अगर मुझे बाजार में बेचना होगा तो मेरे को वहाँ पे लिखना होगा ना कि इस पर आप 150 kg तक का ही बाइक क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, फिर कहीं 150 वजन तक का ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दीजिए तो बैंड हो जाएगा, समझ रहे बात को। हाँ, तो जिस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर कहिए ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा लाइफ डिपेंड करता है, उसी को हम लोग वहाँ पे रेटिंग डालते हैं। जैसे एक वायर लीजिए, ठीक है, अब वायर का रेटिंग जो होता है ना हमेशा करंट डिफाइन करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर आप मनचाहा करंट डाल दीजिएगा ना अपने मर्जी से तो क्या होगा, I² R लॉस होने के चलते ये मेल्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर को बाजार में बेचना होगा तो मेरे को वहाँ पे करंट बताना पड़ेगा कि ये 2 एम्पियर तक के ही करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जब कभी दुकान में जाइएगा ना तो बोलिएगा, पूछता है जैसे कोई नॉन टेक्निकल आदमी तो पूछेगा कि आपको किस काम के लिए तार चाहिए, ठीक है, तो अगर बल्ब जलाना है तो बोलता है ना ये 2 रुपये पर मीटर वाला तार ले लीजिए आपका काम हो जाएगा, समझ रहे बात को। हाँ, इसका मतलब क्या है, उसको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो बल्ब करंट खींचता है ना, उसको एक्चुअल में तो पता नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता है कि बल्ब जो करंट खींचेगा उसके लिए तार क्या है, सही है, ठीक है, समझ रहे। वही हीटर अगर आपको जलाना होगा या फिर गीजर चलाना है तो उसके लिए क्या मोटा तार लगाना पड़ेगा आपको, ओके। तो वायर का रेटिंग हम लोग किस पे करेंगे बताइए, ये सीधे सीधे करंट के ऊपर आ जाए, क्योंकि करंट ही इसके लाइफ को डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास एक मान लेते हैं रबर है भाई, ठीक है, तो रबर क्या है, एक तरीके से इंसुलेटर है, समझ रहे बात को। हाँ, तो आपको पता है कि इस रबर को मैं कंडक्टर बना सकता हूँ, मतलब समझिए इस रबर का खासियत क्या है कि ये अभी एक इंसुलेटर है, ठीक है, समझ गए बात को। ये इंसुलेटर कब तक बना रहेगा, जैसे उसे कोरिलेट कीजिए, ये जो लोहा मैंने खरीद के लाया है लोहे का प्लेट, ये कब तक बाइक को इस पार से उस पार तक देने वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करते रहेगा, फिर सर्विस देते रहेगा जब तक कि इस पर 150 kg तक का, हाँ 150 kg तक का ये बाइक जाते रहे इस पर से, ठीक है, समझ गए ना। तो इस रबर का जो इंसुलेशन वाला प्रॉपर्टी है ये कब तक एक तरीके से एक्सेप्टेबल है, जब तक कि आप उस पर एक उतना ही वोल्टेज तक दें जितना कि उस पर आपका डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसुलेटर का जो रेटिंग होता है किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए बात को। इसीलिए ये चीज़ समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया मतलब क्या, वो इंसुलेटर ना रह करके क्या बन गया, कंडक्टर बन गया, लेकिन मैंने उसको खरीदा किस लिए था, ताकि वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके वहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो हर एक चीज़ का जो रेटिंग डिफाइन किया जाता है वो हमेशा उसका लाइफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उससे किया जाता है भाई, ठीक है ना, समझ गए। तो यही है आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर 10 किलो, सीधी सी बात है, आपका ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पावर दिया मतलब वाट दिया होता है, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपका ये डायरेक्ट रेटिंग आ जाएगा, क्लियर। देखिए पावर रेटिंग जो होता है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सिंपल से कोई भी आयरन लीजिएगा ना, आयरन को अगर आप पीछे देखिएगा उसका जो स्टिकर चिपका होता है, फिर फ्रिज देखिएगा, वॉशिंग मशीन देखिएगा, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लीजिए, वहाँ पे 2 चीज़ मेंशन किया रहेगा, एक तो वोल्टेज, ठीक है, और एक आपका वहाँ पे पावर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई समझने वाली बात क्या है, मेन रेटिंग जो होता है ना, ठीक है, ये पावर का होता है, ठीक है, समझ गए बात को। सिंपल वे में समझिए, एक बल्ब है, ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज 220 लिखा होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। उस बल्ब पे भी 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। फैन है, मान लेते टेबल फैन है, उस पर भी 220 लिखा हुआ है। एक मान लेते मेरे पास हीटर है, उस पर भी 220 लिखा हुआ है। मान लेते वॉशिंग मशीन है, उस पर भी 220 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, वोल्टेज से आप दोनों को या फिर कहिए इन सारे एप्लियंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, अगर आप किसी नए बंदे को समझाना चाहते हैं तो क्या समझे, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बल्ब पे पावर लिखा 100 वाट, ठीक है, वॉशिंग मशीन पे लिखा मान लेते हैं 500 वाट, ठीक है, आयरन पे लिखा मान लेते हैं 1000 वाट, तो वहाँ पे आदमी सिर्फ और सिर्फ पावर के ऊपर फोकस करेगा ना कि ये इस पे इतना पावर लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, ठीक है। तो आपको पावर के नजरिए से उसको समझाना पड़ेगा इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। तो पावर क्वेश्चन डिफाइन कर, देखिए आपको पता है पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया, तो वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट, समझ रहे बात को। रेजिस्टेंस निकल गया तो सीधी सी बात है
आप वहाँ पे करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, करंट रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया पावर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से करंट आपको पता चल जाएगा कि कितना एम्पेयर का करंट खींचेगा ये, ठीक है, समझ गए बात को। और करंट का अगर आपको वैल्यू पता चल गया तो सीधी सी बात है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितना मोटा तार यूज़ किया जाएगा, पतला तार यूज़ किया जाए या फिर मोटा तार यूज़ किया जाए, ठीक है। इसीलिए जैसे आप देखिए जो बल्ब होता है, ठीक है ना, या फिर कहिए जो छोटा मोटा एप्लायंस जैसे टेबल फैन होता है ना भाई, उसमें देखिएगा डीसी फैन या फिर छोटा वाला फैन, उसमें देखिए तार जो होता है पतला होता है एकदम, ठीक है। लेकिन वही अगर आप फ्रिज खरीदेगा कभी भी, या फिर कहीं वॉशिंग मशीन खरीदेगा जिसमें हैवी पावर वाला मोटर लगा होता है, उसमें देखिए मोटा मोटा तार यूज़ किया जाता है, देखे है ना, ठीक है। तो वो क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा खींच रहा है, इसलिए वहाँ पर मोटा तार डाला जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो पावर कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज मेरा एक तरीके से कांस्टेंट है हर एक एप्लियंस के लिए। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ करंट, यानी करंट। कोई अगर ज़्यादा वाट का मोटर मशीन है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा करंट खींचेगा, ठीक है ना। ज़्यादा करंट खींचेगा इसका मतलब कि आपको तार वहाँ पे मोटा यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ समझिए, पावर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो अगर मैं करंट बढ़ गया और टाइम मान लेते हैं, जैसे एक बल्ब है मेरे पास, ठीक है, बल्ब को मैं 1 घंटा चला रहा हूँ, ठीक है, और एक मेरे पास फ्रिज है, उसको भी मैं 1 घंटा चला रहा हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, एक ज़्यादा करंट खींच रहा है और एक कम करंट खींच रहा है, ठीक है। और दोनों का देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए वोल्टेज कांस्टेंट हो गया 220 220, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया 1 घंटा 1 घंटा। तो अभी यहाँ पे एनर्जी के फॉर्मूला में बचा क्या, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर को भी तोड़िए तो वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट दोनों के लिए, ठीक है। तो बचा क्या, करंट, यानी करंट जो ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा बिजली एक तरीके से कंज्यूम करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका ये रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधे सीधे देखिए आपका पावर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल लैम्प। देखिए एक हमारे पास बल्ब है जो कि 100 वाट का है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको हम लोग 220 वोल्ट पे बोल रहा है, इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 द एनर्जी कंज्यूम 30 मिनट। तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। पावर दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपका यूनिट पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे किलो वाट आवर में, ठीक है। तो 1000 को मतलब 100 वाट को किस में चेंज करना हो, किलो वाट में, नहीं 1000 से भागा देना पड़ेगा, है ना। और ये 30 मिनट, हाँ 30 मिनट है, तो इसको हम लोग किस में करेंगे, 1/2 आवर्स कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो निकल जाएगा भाई, नेक्स्ट बात है, ठीक ना। जैसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट हो जाएगा। वाट। इलेक्ट्रिक प्रेशर, और कभी कभी ऐसा ही पूछेगा, ये वाट नहीं पूछता है कभी कभी। पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, जूल पर सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा आपका, ओके। अगला बोलता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो सीधी सी बात है, प्रेशर की तरह कौन काम कर रहा है पे, वोल्टेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। हाँ, वोल्टेज। हाँ, तो इसको हम लोग एनालॉगस देकर समझ सकते प्रेशर क्या है यहाँ पे एक तरीके से। जैसे सीधी सी बात है, पानी को अगर एक जगह दूसरी जगह ले जाए, जैसे हम लोग सीधी सी बात है नदी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नदी जो होता है भाई 3 तरीके का होता है, एक युवावस्था में चलता है, एक प्रभावस्था में चलता है, और एक वृद्धावस्था में चलता है, ठीक है ना, समझ गए। यानी एक यंग एज, एक मिडिल एज, और एक आपका ओल्ड एज, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग हिमालय की नदी की बात करें, तो हिमालय की नदियाँ क्या है एक तरीके से, वो सारी की सारी यंग एज में है। यंग एज में क्यों है, क्योंकि उनका जो सोर्स है, सोर्स कहाँ से, जैसे आप गंगा को ले ली, तो गंगा कहाँ से निकल रहा है, गंगोत्री से निकल रहा है, राइट। तो ये हिमालय से निकल रहा है, तो हिमालय क्या है, समंदर से बहुत ऊंचे एरिया पे है ना, समझ रहे बात का, यानी जो उसका सोर्स है वो बहुत ऊंचाई से है, ठीक है। और उसका जो श्रिंक है, श्रिंक मतलब क्या, जो समंदर का जो मतलब सरफेस हुआ, ठीक है, वो बहुत ही नीचे है, ठीक ना भाई। तो सीधी सी बात है, जब ये नदी एक तरीके से हाइट से उतर के इधर बह रही है, मतलब सीधी सी बात है, नदी में वेग क्यों होता है, मतलब नदी एक ही दिशा में क्यों बहती है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो इनका सोर्स और सिंक में क्या होता है, एक तरीके से हाइट का डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना भाई, समझ के बात को। या फिर कहिए आप मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है, फिर कहीं हिमालय भारत या उत्तरी भारत का मैदान का जो ढलान है, उस बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो ढलान भी कुछ नहीं कह सकते, वो भी आपका क्या है, एक हाइट ही तो क्रिएट कर रहा है, उसी बेसिस पे तो नदी का एक तरीके से धारा बह रहा है उसमें। क्लियर हुआ। तो पानी को बहने के लिए हाइट डिफरेंस चाहिए, जैसे आपका छत पे टंकी रखा हुआ है और नीचे में आप नलका खोल रहे हैं तो गिर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप एकदम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं और आपका बिल्डिंग मान लेते हैं 5th फ्लोर का है, तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे पानी को बहने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो उसी तरीके करंट को बहने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सटेंसेस विच आर लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे, कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर, तो कॉपर हो जाएगा। कौन सा पुअर कंडक्टर, नहीं तो कॉपर हो जाएगा। अगला बोलता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, तो पेपर हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट, तो कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल किसका होता है, रेजिस्टेंस का हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरी इनवर्सली, तो आप R इक्वल टू रो एल बाई एरिया, तो एरिया पे हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाएगा। अगला बोलता है कॉपर का वायर है 200 मीटर का है, ठीक है। इमेजिन कि 200 वायर लंबा मीटर है, ठीक है। बोल रहा है इसका रेजिस्टेंस 21 ओम है।
अब हो रहा है इफ़ द थिकनेस यानी डायमीटर इतना है इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक ना भाई। तो आर रो इक्वल बराबर, टू रो, हाँ, तो ये कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। सर रो इक्वल टू आर है भाई। हाँ, अगला बोलता है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, 15 ओम का, 30 ओम का, ठीक है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो तीनों का क्या कीजिए 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, ठीक है, इस तरीके से करके निकाल लीजिएगा। अगला बोलता है इसका इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए इक्विवेलेंट निकालना सिंपल सा तरीका है, जो 2 पॉइंट दिया ना ए और बी, इसमें आप सीधे सीधे बैटरी जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। ए को पॉजिटिव से जोड़ दिया, बी को नेगेटिव से जोड़ दीजिए, राइट, ठीक है। तो ए से करंट बहना स्टार्ट होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो देखिए 8 ओम तक कोई करंट डिवाइड हुआ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं करंट जो है आपका 2 पार्ट में टूट जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ से करंट टूटना स्टार्ट होगा मतलब क्या 12 ओम 24 ओम क्या पैरेलल में है, और इसके साथ फिर ये सीरीज में आ जाएगा 8 ओम, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। बोल रहे हैं 2 वायर है, बोल रहे रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर 25 ओम, मतलब 2 वायर है भाई, जैसे मैंने हम लोगों ने लिया था ना, एक आयरन और एक आपका सिल्वर, ठीक है, ऐसे इमेजिन कीजिए 2 वायर है, दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है मतलब दोनों को मिलाकर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 25 ओम है, ठीक है। जब हम लोग इसको सीरीज में जोड़ते हैं उस केस में, यानी दोनों आयरन और सिल्वर को जोड़ दीजिएगा सीरीज में सर्किट बना करके, तो वहाँ पे आपको 25 ओम मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है 6 ओम वैन इज ज्वाइंट इन पैरेलल, और 6 ओम मिल रहा है जब इसको पैरेलल में जोड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 ओम, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। या फिर इसको सिंपल वे में ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से कैसे, सर एक ही में ए में होगा। हाँ, तो ए में हो जाएगा 10 और 15 क्या हो, सीरीज में 25 हो जाएगा, और इसको जब पैरेलल में जोड़िएगा तो 1 मतलब वही है 10 गुना 15 डिवाइडेड बाय आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके ऑप्शन से चलिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पर भी आपका इक्विवेलेंट बताया गया है, तो दोनों को बैटरी से जोड़ दीजिए। तो इस साइड मान लिया लेफ्ट साइड में मैंने प्लस को जोड़ा, ठीक है। तो जैसे आप कपड़े देख रहे हैं पैरेलल में टूट जा रहे हैं 2 करंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 ओम और ये जो आपका 3 ओम 6 ओम क्या है आपस में पैरेलल में है, ठीक है, समझ गए बात को, ऐसे समझिए जो 3 ओम और 6 ओम है ये सादे से सीधे क्या है पैरेलल में, ठीक है। और इसको जब सॉल्व किया तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा इस 18 ओम के सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। और वो दोनों जोड़ हाँ, के फिर ये 5 ओम के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, और फिर 10 ओम सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है वैसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है तो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं भाई, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर से कैसे एक तरीके से करंट को डिटेक्ट करता है, तो सीधी सी बात है आपका क्या हो गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेजरमेंट का पार्ट है, उसमें आप पढ़े होंगे, ठीक है, समझ गए ना। उसमें कुछ नहीं, करंट बह रहा है, उसमें आपका क्या होगा एक तरीके से लॉरेंस फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स चलता है टॉर्क लगता है, टॉर्क के चलता है पॉइंटर क्या होता है डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अगला बोलता है इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस, तो ये भी आपका क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में और ये तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो इनको जब इक्विवेलेंट किया जाए तो फिर सीरीज में आ जाएगा, फिर 5 ओम इनके सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीज में नहीं होगा, 5 ओम पैरेलल में होगा भाई, ठीक है ना, 5 ओम पैरेलल में होगा, ठीक है, समझ गए ना। जब सब सारे सर्किट अंदर ये जुड़ जाएंगे जो रेक्टेंगल में दिया है, तो उसके बाद 5 ओम सीरीज में होगा। देखिए नेक्स्ट है आपका 33 ओम के मतलब एक सर्किट है जिसमें 33 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इतना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज आपको बताना, तो वोल्टेज क्या हो 66 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। V इंटू आई हो जाए, आई इक्वल टू मतलब V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाता है, ठीक है। और एक बल्ब है जो कि 300 मिली एम्पेयर करंट लेता है कितने पे, तो 240 वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो वही है पावर इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा आप, या फिर ये करंट दिया हुआ ना तो आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, या फिर कहीं V इक्वल टू आई इंटू आर भी निकाल सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेस इज 12 ओम। देखिए क्या बोला, हमारे पास पैरेलल में 2 ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 12 ओम का है, ठीक है। मतलब 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, उसका इक्विवेलेंट क्या है 12 ओम आ रहा है, ठीक है। और वही अगर हम लोग इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम, एक ब्रांच का दिया हुआ 18 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, तो ये तो निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का आपका वैल्यू दिया हुआ है तो बी आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, राइट। अगला बोलता है बन जाएगा ना ये सब, हाँ बन जाएगा सर। हाँ, अगला बोलता है 4 वायर है सेम मटेरियल के, ठीक है, द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 0.25 हो जा रहा है। देखिए जब रेजिस्टेंस सेम हो जाता है ना भाई, समझ रहे बात, जैसे देखिए 4 मतलब समझिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ आर ओम आर ओम आर ओम, ठीक है, समझ गए बात को, हाँ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R/4 इक्वल टू 0.25, समझ रहे हैं बात, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जितना नंबर ऑफ सेम होता है पैरेलल में उसको उतना ही डिजिट से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, वही उसका क्या होता है R इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक ना। R इक्वल टू 1 ओम। हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ एक रजिस्टर मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस R ओम है, तो ऐसे 4 वायर पैरेलल में लगे हैं, तो क्या लिखेंगे R/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.25, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 4 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे बोलता है इफ द सेम 4 वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज
द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, तो वहाँ से आपका आर का 4 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना, तो मतलब निकल जाएगा ये आपका। ओके, यस सर। अगला बोलता है अ करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड बिटवीन टू ब्रांचेस, बोल रहा है दो मेन करंट 16 एम्पियर निकल रहा है सोर्स से, आगे जाके दो पार्ट में टूट जा रहा है, ठीक है, और दोनों पार्ट में जो है एक जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको ब्रांचेस में करंट बताइए, करंट डिवीजन रूल लग जाएगा, ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि मान लेते हैं 8 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में को करंट निकालना है, तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, यानी 12 गुना टोटल 16 करंट गुणे 16 12 बटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, राइट, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला बोलता है, और अगर जैसे मान लेते किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, ये सब करंट डिवीजन रूल ये सब, तो सीधे सीधे मतलब ट्रिपल आई क्यू लिखेंगे और आगे में करंट डिवीजन फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लिखेंगे, तो उनको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। ओके, अगला बोलता है करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज, तो क्या हो जाएगा आपका सी फॉर कैट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर हो या फिर कहिए आपका एल्यूमिनियम है या फिर कहिए सिल्वर हो, कोई भी मेटल हो, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से फ्लो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका, बहुत ही स्मॉल होता है, मैंने आपको बताया था ना, 1 यस सर, इंच इसको पिछले बार ट्रैवल में करने में डिस्कस 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है, और उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल समझना था, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिएगा बताया गया पूरा पूरा एनिमेशन के थ्रू या फिर कहिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 तरीके का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मैग्नीन होता है, ठीक है ना भाई, इसका एक खासियत होता है कि इसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट नियरली होता है, ठीक है। अगला बोल रहा है आपके पास भाई यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रेजिस्टेंस इन रेडियो, मान लेते हैं आपके पास रेडियो है, रेडियो खराब हो चुका है, ठीक है, या फिर कहिए रेडियो में आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रेडियो में अभी क्या है 1500 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे को उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, यू हैव नो, अब आपके पास 1500 ओम का रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास कुछ अलग है, जैसे एक है 1000 ओम का, ठीक है, मतलब हो रहा है सेवरल है 1000 ओम विच वुड यू कनेक्ट, मतलब ये तो क्या करेंगे इसको बताइए, 2-3 रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, एक 1000 ओम का, तो दो को तो 2 पैरेलल में पैरेलल में रखेंगे, एक सीरीज हाँ में। 2 पैरेलल में एक सीरीज में होता है, 2 पैरेलल में तो 500 ओम, एक सीरीज में तो 1500 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है 2 रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीधी सी बात है जब उसमें सेम करंट फ्लो होता है सीरीज में उसको हम करंट सीरीज शो। बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बोथ फॉर अ सीरीज एंड पैरेलल, तो इसमें हमारी ना जो पावर होता है एडिटिव नेचर होता है भाई दोनों में, ठीक है ना, पावर हमेशा ऐड होता है सीरीज हो या फिर पैरेलल हो, ओके। अगला बोलता है व्हाट, और पावर ही क्यों ऐड होगा बताइए, पावर क्यों ऐड होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने इधर 100% इनपुट दिया है तो उस साइड में भी क्या मिलेगा आपको 100% ना मिलकर 90%, लेकिन कुछ ना कुछ लॉसेस में चला जाएगा, यानी टोटल ओवरऑल क्या मिलेगा लॉस को, और आउटपुट को 100% मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना, समझ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका सीधे सीधे एनर्जी इक्वल टू क्या है, पावर इंटू टाइम है, समझ गए बात को, तो जो भी आप पावर दे रहे हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या बोलेंगे वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, तो सीरीज सर्किट हो फिर पैरेलल सर्किट हो, जो रेजिस्टेंस जितना पावर कंज्यूम करेगा वहाँ का पावर क्या होगा एडिटिव नेचर का होता है हमेशा, ठीक ना भाई, दोनों का पावर ऐड होगा, क्लियर, क्योंकि हम लोग को आउटपुट में एक तरीके से वहाँ पे बैलेंस करना है ना, जितना हम लोगों ने इनपुट दिया उतना हम लोग को आउटपुट प्लस लॉसेस में थ्रू मिलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बोलता है बोरा वॉट एवर द बैटरी वोल्टेज इन द फिगर इफ द सर्टेन स्मॉलेस्ट करंट फ्लो इन द रेजिस्टेंस, देखिए क्या बोला भाई कि इस बैटरी का जो भी है वोल्टेज नहीं दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं मैं 12 वोल्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए, बोल रहा है कि इस बैटरी से जो भी करंट निकलेगा तो सबसे कम करंट किस ब्रांच में एक तरीके से जाएगा, तो सबसे पहले समझिए इस 250 ओम तक तो करंट सेम रहेगा, आई एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है, समझ गए बात को, अभी आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट क्या होगा ऑटोमेटिक कम होगा, यानी 150 ओम में क्या होगा सबसे कम करंट फ्लो होगा, ठीक है, राइट। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आपका ये कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस का क्या होता है घटते जाता है, ठीक है ना, और कार्बन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं तो डीसी मोटर में यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई, समझ गए, हाँ कार्बन ब्रश, और उसका मेन रीज़न क्या होता है करंट को कलेक्ट करना नहीं होता भाई, ठीक है, मशीन जब आप डेप्थ में पढ़िएगा ना तो कम्यूटेशन को एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोलता है ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो आपका वैक्यूम ट्यूब्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बताया मैंने आपको, वहाँ पे क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को वो करते हैं एक्सेलरेट करते हैं, मतलब फेंकते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फेंक रहे हैं, तो इसीलिए देखिए जो वैक्यूम ट्यूब था ना भाई ये फेल क्यों हुआ, ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज था, आप इलेक्ट्रॉन को एकदम एक्यूरेट अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था ना फायर करके, यानी आग लगा करके हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से एक्सेलरेट कर रहे थे,
वो वहाँ पे एकदम अपने मन चाहे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है, समझ गए बात को। इसलिए वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर अपने हिसाब से आप कंट्रोल नहीं कर पाओ तो टेम्परेचर हमेशा चेंज होते जा रहा है ना, ठीक है, समझ गए बात को। तो वही ओम्स लॉ पे फॉलो नहीं होगा और इसी के चलते वैक्यूम ट्यूब क्या फेल हुआ। और वैक्यूम ट्यूब में आप देख रहे हैं कि 2 प्लेट होता है, एक एनोड एक कैथोड, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से एक्सेलरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ता था, ठीक है। जैसे आपने आग लगाया, ठीक है, तो आग क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं आप वहाँ पे लकड़ी जला के जला रहे हैं, फिर कहिए आप वहाँ पे कोई भी लैंप या फिर कहिए आप इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, कॉइल लगाते हैं, हीटर कॉइल, ठीक ना, जिसको हम लोग हीटिंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। हीटिंग कॉइल से उसको हीट करते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिलीज हो सके, ठीक है। ओके, अगला बोलता है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपका सिल्वर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड कुड बी द यूनिट। एम्पियर सेकंड किसका यूनिट होगा भाई, तो आपका जैसे चार्ज का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगला बोलता है ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर इक्विवेलेंट, मतलब ये पावर का सारा फॉर्मूला सही है लेकिन एक कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर लॉस सही है, ए सही है, ठीक है। जूल पर सेकंड अभी बताया मैंने आपको, पावर इक्वल टू क्या होता है, डब्लू मतलब क्या है, वर्क डन बाय, वही है भाई, मतलब जूल पर सेकंड बोलते हैं ना उसको, ठीक है। जैसे एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम, तो जूल पर सेकंड, तो ये सही है। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट देखते हैं, पावर इक्वल टू एम्पियर इनटू, ये भी सही है, डी फॉर डॉग गलत हो गया, ठीक ना भाई। एम्पियर आई बाई भी क्या होता है, आई बाई भी तो कुछ होता ही नहीं, राइट, तो ये गलत हो गया। अगला बोलता है रेजिस्टेंस हैविंग 10 ओम 10 वॉट इज लाइकली बी। देखें समझिए बात को क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप समझिए भाई कि पावर होता क्या है, ठीक है ना। पावर को अगर आप समझ जाइएगा ना, तो आप लोड को एक तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड लगाते हैं भाई, ठीक है ना, वो कितना, मतलब ट्रांसफार्मर आपको कितना आउटपुट में एक तरीके से पावर देगा। देखिए सबसे पहले ऐसे समझिए, सिंपल वे में अगर मैं रखूं तो ट्रांसफार्मर का जो आप रेटिंग डिफाइन करते हैं ना, जैसे ट्रांसफार्मर में एक लाइन लिखा जाता है कि इसका जो पावर होता है इनपुट साइड आउटपुट साइड दोनों जगह बराबर बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का बस मेन काम क्या होता है कि जिस रिस्पेक्ट में वोल्टेज को बढ़ा रहा है उसी रिस्पेक्ट में करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी सीधी सी बात है, इधर कम हुआ करंट तो उधर बढ़ जाएगा, इधर का वोल्टेज बढ़ा तो उधर वोल्टेज मेरा घट जाएगा। यानी दोनों तरफ जो आपका जो पावर होता है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। अगर इधर 1000 VA है तो उधर भी 1000 VA रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं आउटपुट साइड में 1200 VA का अगर मैं लोड लगा दूं तो ये ट्रांसफार्मर एक तरीके से वर्क नहीं करेगा, ऐसा मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप 1000 VA के बजाय 1200 VA का अगर लोड लगाते हैं भाई, तो ऑटोमेटिक ये लोड क्या है, एक तरीके से आपका ज़्यादा करंट डिमांड करेगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पे आपका वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज आपका आउटपुट में कांस्टेंट रहेगा। और आप देख रहे हैं एप्लियंस में, घर में देख रहे हैं, आपका बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, कूलर हो, कुछ भी हो, उसका वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। समझ रहे बात को, रेटिंग कांस्टेंट है वोल्टेज पे। तो अब सीधी सी बात है, जो 1000 VA का लोड लगाए, क्योंकि इसको पावर 1000 VA का चाहिए, तो सीधी सी वोल्टेज तो 220 ही खींचेगा, ठीक है, लेकिन ये करंट ज़्यादा खींचने लगेगा, ठीक है। अब समझिए जो ट्रांसफार्मर में जो आपने तार यूज़ किया, उस तार का जो थिकनेस होगा ना कुछ तो थिकनेस होगा, तो जो तार आपने यूज़ किया था वो सिर्फ और सिर्फ 1000 VA वाले लोड पे जो करंट दे पा रहा था, मान लेते 5 एम्पीयर दे पा रहा था वो, ठीक है, तो उतने ही करंट तक के लिए ही वो एक तरीके से सस्टेनेबल था, मतलब वहाँ पे टिका हुआ रह सकता था, ठीक है। लेकिन आप मान लेते आप 6 एम्पीयर का करंट खींचने लगे, तो ये ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई तो करेगा लेकिन कुछ देर के बाद तुरंत गर्म होकर के क्या होगा, आग लग जाएगा पूरा पूरा, समझ गए, ठीक है ना। यानी कोई भी एप्लियंस का रेटिंग हम लोग इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि वो हेल्दी सिचुएशन में वर्क करता रहे। लेकिन वही अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आप ओवरलोड कर दीजिएगा, फिर 5 मिनट के लिए भी करिएगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता भाई, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 ओम और 10 वाट, हाँ भाई 43 पे ही थे, इसी पे थे हम लोग, ठीक है। बोल रहे हैं रेजिस्टेंस हैविंग 10 ओम 10 वोट, तो आपको एक रेजिस्टेंस बनाना है भाई, ठीक है। आप मान लेते हैं आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस बनाना 10 ओम का और 10 वाट भी है, मतलब सीधी सी बात है, इसके लिए एक वोल्टेज कांस्टेंट होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी इसको यूज़ करेंगे कहीं पे भी एप्लियंस में, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, 220 में ही ऑपरेट होगा, समझ रहे बात को। हाँ, तो 220 वोल्टेज फिक्स है, ठीक है। तो करंट का क्या वैल्यू रखा जाए कि वोल्टेज इंटू करंट क्या हो जाए, मेरे को 10 वाट के बराबर मिल जाए, ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसा अगर आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो ये हमेशा वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस होगा आपका, ओके। क्योंकि देखिए सबसे पहले इसको ऐसे समझिए ना भाई, मतलब ये इजी है, अब इसको मैं कैसे समझाऊं। जैसे मान लेते हैं वायर बॉन्ड कहना मतलब तार आप लपेट रहे, 10 टर्न लपेट दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ना भाई, ठीक है, वो क्या होगा, इस तरीके से होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि
ये मतलब वही हो गया मैन्युफैक्चरर वाला, जब तक आपका माइंड नहीं डेवलप हो पाएगा ना तब तक इसको समझ नहीं पाइएगा कि मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बताइए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं होता है, तो इसमें एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कंडक्टर है, हाँ मेटल है, हाँ हाँ। अगला मेटल का बोलता है, पॉजिटिव होता है। देखिए ये वेरिएबल बॉन्ड रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसमें भाई सिंपल है कि जो रेजिस्टेंस आप बना रहे हैं, ठीक है, इसमें आप जी जैसे लैब वाला रेजिस्टेंस देखा ना, बहुत लंबा चौड़ा होता है वो, देखे है ना आप, हाँ, और उसमें जी जी एक मतलब ऊपर में वो मूवमेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, वो सीधे सीधे टैपिंग को डिफाइन करता है, जैसे आप उसको सरकाइएगा ना वैसे उसका टैप चेंज होता रहता है, उसी बेसिस पे रेजिस्टेंस भी आपका वेरी होते रहता है, चेंज ठीक ना होता भाई, समझ है, गए। हाँ तो जी अगर आपको 10 वाट और 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना ना भाई, तो कभी भी मेटालिक रेजिस्टेंस से नहीं बन सकता है, कार्बन रेजिस्टेंस से नहीं बन सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस से नहीं बन सकता है, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बनता है कि तार को आप लपेटिए, ठीक है, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस पे आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, मतलब अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना, बस सिंपल सा ये मतलब है इसका। हाँ सर, ओके। टाइपिंग करते जाएंगे, जहाँ पे हमको उतना मिल जाएगा उतने पे रोक हाँ देंगे। हाँ, मतलब वही है भाई कि इस पावर पे मतलब देखिए, जैसे एक मैं एप्लीकेशन बताऊं अगर आपको, ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है ना कभी कभी रेजिस्टेंस के लिए की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए बात को, रेजिस्टेंस की तरह क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा इम्पिडेंस मैचिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर का हाँ एप्लीकेशन है इम्पिडेंस मैचिंग को लेकर के, तो इम्पिडेंस मैचिंग का क्यों हम लोग मैच करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या बोलता है कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है, राइट, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो अब क्योंकि अगर आप बाजार में रेजिस्टेंस खरीदने जाएंगे ना तो आपको रेजिस्टेंस जो है बहुत छोटे छोटे पावर रेटिंग का मिलेगा, जैसे आपको 1000 ओम लेकिन वहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ 10 वाट, ठीक है, या फिर कहिए 1500 ओम वहाँ पे लिखा होगा पावर रेटिंग 5 वाट, मतलब ये जो पावर रेटिंग है ना ये बहुत ही छोटा छोटा होता है, समझ गए बात को, रेजिस्टेंस आपको बहुत लार्ज लार्ज वैल्यू में मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो पावर रेटिंग होता है 10 वाट, ठीक है, 15 वाट 20 वाट इतना ही तक में ही मिलेगा, ठीक है, पावर रेटिंग से आप समझ रहे हैं कि इसमें आप ज़्यादा करंट नहीं दे सकते हैं, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ यस सो, हाँ। जी इसका मतलब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को आप लो पावर सोर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, आपका टीवी हो गया, आपका मोबाइल, ये सब जो भी है लनफन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मान लेते हैं अब आप पूरे इलेक्ट्रिकल में आगे घुस गए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, पूरा पूरा आप मतलब हैवी करंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भाई जो आप मान लेते आपको 1000 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सीधी सी बात है लोड रेजिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा ना, समझ रहे बात को, हाँ। लेकिन जो लोड लगा हुआ मान लेते हैं 1000 VA का लगा हुआ है, सोच रहे पावर रेटिंग कितना है VA में, 1000 VA मतलब क्या, सीधे सीधे 1 किलो VA कह सकते हैं, 1 kVA, ठीक है, समझ गए बात को। तो इतना हैवी पावर रेटिंग का आपको रेजिस्टेंस कभी भी बाजार में नहीं मिलने वाला है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रांसफार्मर बीच में लगाते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो, क्लियर, ठीक है, यस ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो इस पावर रेटिंग पे आपको यही वाला मतलब पॉसिबल है। अगला पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर आप देखिएगा ना डेप्थ में मशीन में तो उसको क्लियर हो जाएगा वो। अगला बोलता है वायरिस्टर, वायरिस्टर क्या होता है, तो सीधी सी बात है ऐसा रेजिस्टेंस जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो इसको हम लोग सीधे बोलते हैं उसका क्या होगा आंसर, इंसुलेटर तो है नहीं, नॉन लीनियर रजिस्टर देता है भाई, नॉन लीनियर रजिस्टर देता है ना, यस सर, यानी वोल्टेज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है भाई, ठीक ना, वोल्टेज के ऊपर वायरिस्टर, चलिए कोई नहीं, इसको आप सीधे से नॉन लीनियर रजिस्टर रखिए, ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर मतलब क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाइए घटाइए तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस इतना समझिए। अगला है इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ, तो इंसुलेटर का क्या काम होता है, तो इसका ए फॉर एप्पल मार सकते हैं, प्रिवेंटिंग अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। अगला बोलता है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर का हम लोग एम्पियर आवर में करते हैं, एम्पियर आवर में क्यों करेंगे बताइए। एम्पियर तक तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हर एक तार का क्या होता है, करंट ही उसका क्या होता है, लाइफ डिफाइन करता है, राइट, समझ गए बात को, लेकिन आवर लगाने पे क्या मतलब बनता है भाई बताइए। एम्पियर आवर का मतलब, एम्पियर तो समझ गए, जैसे फ्यूज कुछ नहीं, जैसे कहीं भी फंस रहे हैं तो आप सीधे सीधे एकदम बेसिक पे आ जाए, फ्यूज क्या है, कुछ नहीं, एक तार है, ठीक है, तार एक तरीके से आप क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो आपका मेन लाइन आ रहा है लाइव वायर उसको आप क्या कर रहे हैं अपने सर्किट के अंदर उसी रास्ते से फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। और आपको पता है कि सर्किट में कभी भी कोई फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले ये जो मेरा पतला तार है यही क्या होगा, ब्रेक डाउन हो यही जाएगा, तो मेल्ट कर जाएगा। मेन तार को हटा देगा, ठीक है, सिंपल सा समझ गए। अब आपको पता है ये जो तार है, ये तार का लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप एम्पियर चूज कर सकते थे, डी फॉर डॉग भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए फॉर एप्पल आवर घुसाने का क्या मतलब है, ठीक है बताइए। तो आवर घुसाने का मतलब ये होता है भाई, जैसे आप सिंपल सा एक बल्ब का एग्जांपल लें, तो बल्ब में कौन सा, फिलामेंट लैम्प, ठीक है, तो फिलामेंट लैम्प मान लेते मैं 4 घंटा उसको चला रहा हूँ, ठीक है, तो
तो सीधी सी बात है, वो 4 घंटा तक ग्लो कर रहा है, 4 घंटा तक ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि आप देखे हैं कि जैसे मान लेते बल्ब रात भर बंद था तो उसको हाथ से भी पकड़ के खोल सकते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो रखा है, ठीक है। लेकिन वही इसको आप 10 मिनट चला दिए, इसको आप हाथ से पकड़ के खोलिए, इनकैंडेंस लैंप को पकड़ खोल पाइए क्या? हाथ जल जाएगा आपका, समझ रहे बात को? हाँ, जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को रन करते हैं, अब रन करेंगे तो सीधी सी बात है टाइम लगेगा ना, 2 घंटा के लिए चलाना चाहते हैं, 4 घंटा के लिए चलाना चाहते हैं, 10 घंटा के लिए चलाना चाहते हैं, समझ रहे बात को? हाँ, जी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जैसे बल्ब आपका हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, जैसे मान लेते आपने जस्ट अभी रात भर बंद था बल्ब, अभी आपने जलाया, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है, बल्ब का जो कांच है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, समझ रहे बात को? तब कहिएगा ना कि इसका जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये तो 4 घंटा में बहुत ज़्यादा हो जाएगा गर्म। समझ रहे क्या बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसा नहीं होता जितना कभी ज्यादा भी। टाइम तक वो वर्क करेगा उतना ही हाँ उसमें देखिए, एक्सेस होता है। हाँ किसी भी देखिए, सबसे पहले देखिए हीट का जो ट्रैवल होता है ना, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, सर्दी के समय में हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जैसे समझिए, ऐसे समझिए सर्दी के टाइम में आपको लोहे के बेंच पे बैठने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और दूसरे को बोला जा रहा है लकड़ी के बेंच पे बैठने के लिए। आप बताइए किस पे बैठने में ज़्यादा ठंडा लगेगा इंसान को? लोहे पे। लोहे पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है भाई, उसका मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो लोहे का टेम्परेचर है, क्योंकि लोहा एक गुड थर्मल का वो होता है, कंडक्टर होता है, तो सीधी सी बात है इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये ज़्यादा माइनस में चला जाता है, ठीक है, समझ गए बात को? अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपका बॉडी क्या है 37 डिग्री सेल्सियस पे, और लोहा मान लेते हैं आपका -1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जैसे आप बैठिएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, हीट बहुत तेज़ी से ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसीलिए आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, ओके। और इसीलिए हम लोग सर्दी के समय में, क्योंकि आपके बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या है, एक तरीके से काफ़ी लो ठंडा है। टेम्परेचर पे है, ठीक है, और आपका बॉडी एक तरीके से हाई टेम्परेचर पे है, तो अगर आप अपने आप को बांध के नहीं रखिएगा स्वेटर ये सब में, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे तुरंत आपका टेम्परेचर, मतलब हीट जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसके चलते आप तुरंत बीमार हो जाइएगा, ओके। यही सेम चीज़ गर्मी के समय होता है, बर्फ़ ये सब हम लोग को ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है और बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, ठीक है, तो जब हम उसको छूते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, वहाँ पे ठंडा लगता है। वही चीज़ गर्मी में भी है, ठीक है, जैसे आप लोहे का रड को छू रहे हैं, गर्म है पूरा, उसको छूते हैं हाथ क्यों जल जाता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बहुत कहिए लो लो है टेम्परेचर उसके पे है और अकॉर्डिंग। उसका हाई है, ठीक है, जैसे छूइएगा वहाँ से हीट ट्रांसफर होकर आपके बॉडी में आता है, इसलिए आपका हाथ जल जाता है, ठीक है, समझ गए ना? तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? एम्पियर आवर। एम्पियर आवर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, जो वायर आपने यूज़ किया भाई, तो वायर यूज़ किया तो इसको आप ऑपरेट कीजिएगा ना। अब देखिए बल्ब वाला समझिए कि बल्ब जब चला रहे हैं, रात भर बंद करना चला रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है भाई, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जैसे रूम का टेम्परेचर, वो तो लो टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, समझ रहे बात को? जो बल्ब का टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो जितना हीट पैदा हो रहा है उतना ही क्या हो जाए, डिसिपिएट हो जाए, ठीक है, ताकि बल्ब का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, समझ गए? और इसी के कारण जैसे इनकैंडेंस लैम्प, ये जो बल्ब बड़ा बड़ा ये सब लैंप होता है ना 200 वाट ये सब का, जब उसको गर्मी के टाइम में अपने रूम में जलाइएगा ना, तो वो रूम को पूरा पूरा गर्म कर देता है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्यूज़ वाले वायर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एम्पियर तो समझ गए, एम्पियर क्यों मैंने पकड़ा, अब आवर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मेन तार से जो भी मेरा करंट आ रहा है, जिसको हम लोग फ्यूज़ वायर बोल रहे हैं, उससे मेरा उसके नीचे में जो सॉकेट लगा हो 5 पिन या फिर 2 पिन, उससे मैं पंखा चला रहा हूँ या फिर कहीं टीवी चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, ठीक है। तो टीवी चला रहे हुए पंखा चलता है, उसका कोई ड्यूरेशन होगा ना भाई, 4 घंटा 5 घंटा जो भी है, इसका मतलब क्या है, उस तार से आपका रेगुलर क्या है, उतना करंट खींचा जा रहा है 4 घंटे के लिए, ठीक है, समझ रहे ना बात को? तो सीधी सी बात है, आपको बताया मैंने जब हम लोगों ने टेस्टिंग की बात की थी मशीन के लिए, तो कभी भी आप करंट दे रहे हैं किसी वायर में, तो वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस के चलते क्या होता है, गर्मी पैदा होता है, ठीक है ना, समझ गए? तो ये फ्यूज़ वायर भी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब ये इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि ये तुरंत एक तरीके से मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब ऐसे भी मतलब सिंपल वे में होता है, आवर यहाँ पे घुसाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके ऑपरेटिंग को बता रहा है एक तरीके से, ठीक है। और मतलब और भी डिफरेंट वे में समझ सकते हैं भाई, लेकिन सिंपल रखते हैं इसको। अगला पढ़ते हैं, द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयोन सेज। तो मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है वही क्या होता है, एक एटम के ऊपर मिनिमम चार्ज हो जाता है, ठीक है, समझ गया ना? तो इक्वल टू द चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो C4 कैट हो जाएगा। अगला बोलता है इन अ सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, अनइक्वल रेजिस्टेंस है भाई, तो जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में करंट तो हर जगह सेम है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस और छोटा रेजिस्टेंस हो उसे कोई लेना दे, करंट हर जगह सेम है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही ना डिफाइन करेगा कि किसके पास कितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप खोजिएगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द कहाँ गया,
हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट हाईएस्ट वोल्टेज वोल्टेज हाँ, जो D4 हो जाएगा। अगला बोलता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड हो तो टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन। अगला बोलता है 3 ओम रजिस्टर हैविंग 2 एम्पीयर करंट विल डिसिपेट। तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है भाई, ठीक ना। तो क्या बोला, पावर बोल रहा है ना, पावर क्या होता है, I2R लॉस हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर तो 4 गुना 3 तो क्या 4 तीन के 12 12 तो 12 12 वोल्ट हो वोल्ट। जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो समझिए ये आपका आ गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे रेंज एक्सटेंशन पढ़ा होगा आपने एमीटर में, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखिएगा कि मान लेते हैं मेरे पास एक एमीटर है भाई, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर तक कहीं रीड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, मतलब एक एमीटर खरीद के ला रहे हैं, उसमें सीधी सी बात है, एक लिमिटेड स्केल बना होता है ना कि 10 एम्पियर तक ही मेजर कर सकते हैं, फिर 5 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अब आपको वहाँ पे 15 एम्पियर का करंट मेजर करना है, फिर 20 एम्पियर का करना है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, शंट में एक लो रेजिस्टेंस लगा दे रहे थे जो कि बाईपास का काम कर रहा था, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस का जो भी हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग को पता होता था, ठीक है। तो जो भी मेन करंट आ रहा है सोर्स से वो क्या हो रहा था, इस रेजिस्टेंस से बाईपास होकर के, यानी देखिए मीटर की तरफ 5 एम्पियर चला जाएगा और बाकी जो है करंट क्या होगा, क्योंकि आपने लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कर रखा है, तो लो रेजिस्टेंस उधर पाथ फ्लो क्या हो जाएगा। करता है आपका, बाईपास करता है करंट को, ठीक है। तो इधर आपका बह जाएगा, तो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, मतलब निकाल सकते हैं आप वहाँ से, ठीक है ना। और जो भी आप पावर दे रहे हैं, कितना पावर जाए, फिर कहीं वोल्टेज कितना जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस पता है उसके क्रॉस, तो आप करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू क्या था, V/R, तो उसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता होगा, करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है, करंट मिल जाएगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या है आपका, एक एमीटर है, ठीक है। तो एमीटर में क्या होता है हमेशा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, समझ गए बात को। और एमीटर में लो रेजिस्टेंस क्यों रखेंगे, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक ना भाई। जैसे आप इमेजिन कीजिए एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि आपने बल्ब लगा रखा है, ठीक है, सिंपल वे में समझिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ से अगर करंट फ्लो करना है कि 12 वोल्ट के बैटरी से 2 ओम के लोड में अगर करंट जा रहा है तो कितना आ रहा है, 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मान लेते आपको कोई वैल्यू फैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना, समझिए बात को। लेकिन आपको मेजर करने से क्या करिए, एमीटर लगाइएगा, राइट। तो एमीटर में जो आपका खुद का उसका रेजिस्टेंस होता है ना, जो RM बोलते हैं, मीटर रेजिस्टेंस,